बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं आज इंडिया से। एक खबर है जो आपको सुनाते हैं। इंडिया में जो सैफ अली खान साहब है ना, द सुपरस्टार, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट ने जब्त कर ली है। उसमें 15,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त हुई है। अब असल में मसला ये था, मैं आपको बताती चलूँ कि जो भोपाल के जो आखिरी नवाब थे, ठीक है, नवाब हमीदुल्ला खान साहब थे, उनकी 3 बेटियां थी, गौर से सुने, जिनमें से एक बेटी जो थी वो 1950 में पाकिस्तान आ गई थी। अब वो इस प्रॉपर्टी में क्योंकि अपना हक रखती थी, उसकी विरासत थी और विरासत की हिस्सेदार भी थी। तो हुआ ये कि अब पाकिस्तान को तो आपको पता है ना कि इंडिया एनिमी करार देता है। वो कहता है कि पाकिस्तान जो है एक दुश्मन मुल्क है। तो उनकी बेटी तो पाकिस्तान आ गई थी, ठीक है, एक बेटी। अब उस बेटी को भी दुश्मन करार दे दिया गया कि ये दुश्मन है, एनिमी मुल्क के साथ है। अब उस बेस के ऊपर जौन सा ना केस किया गया वहाँ पर हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये दुश्मन की प्रॉपर्टी है जिसमें दुश्मन हिस्सेदार है, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। तो उसके बाद जौन सा जो है ना सैफ अली खान साहब जो है उन्होंने स्टे ले लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जौन सा है ना ये जो हुक्म अदालत की तरफ से आया कि ये प्रॉपर्टी जो है वो जब्त हो गई है। अब ये देखें कि इंडिया जो है किस कदर ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान के साथ, के इन हरकतों पे उतर गया है कि वो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहा है, अपने सिटीजन्स को भी नहीं छोड़ रहा है। कि जितनी बड़ी पर्सनालिटी है सैफ अली खान, इज़ अ फेमस एक्टर, नोन पर्सन, उसके बावजूद 15,000 करोड़ की उस बेचारे की जायदाद हत्या ली है, सिर्फ इसलिए कि उसकी एक बहन जो है जो पाकिस्तान में, ठीक है, नवाब हमीदुल्ला खान साहब की जो एक बेटी है वो यहाँ पाकिस्तान में पजीर है, सिर्फ इस वजह से जो है उसको जब्त कर लिया गया। तो किस हद तक ये देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ नफ़रत है, किस तरीके से इनकी जेलसी है कि अब उसमें जो है इनके अपने लोगों को घेरा लगा रही है इंडिया। देख लें आप, उसकी अपनी जायदाद जो है ना उसको घेरे में डाल दी है। तो ये गलती अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। तो खैर, अब अपनी टॉपिक की तरफ भी आते हैं, ज़रा उस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, बच्चों का हमारा बड़ा मसला होता है कि आजकल जो बच्चों की हाइट है वो इतनी लंबी नहीं निकल रही है। आखिरी लॉट मुझे लगता है बस मेरी थी, मैं लंबी निकली, उसके बाद अब मुझे लंबे लोग देखने में कम मिलते हैं, लड़कियाँ भी स्पेशली। इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है? क्या ये वाकई जो हम बात करते हैं ना आखिरी पीढ़ी बस ये लंबी निकल गई, उसके बाद अब लंबे का दाना बंद हो गया, ये आखिरी इस सन तक जो कद जो था वो देखे जा रहे, या फिर इस तरह की बात है कि कद जो है जेनेटिक होता है, या फिर कोई ऐसी ग़िज़ा हम लोग जो है बच्चों को नहीं खिला रहे जिसमें हम कहते हैं ना हमने जिस्मानी ग़िज़ा टोटल जो है बच्चों को खिलानी है, जिसमें एक ग़िज़ा अगर हम बात करें कि हमारे सारे आर्गन्स में एक दिमाग की भी ग़िज़ा होती है, हमारे जैसे वो आर्गन्स जो अंदर हमारे होते हैं जो दिख नहीं रहे होते उनकी भी ग़िज़ा होती है। एक वो आर्गन, देखिए स्किन भी हमारी आर्गन है, वो जो बाहर दिख रही होती है उसकी भी ग़िज़ा होती है। उसी तरह जो हमारी हाइट बढ़ाने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए कोई ग़िज़ा होती है, क्या हम वो अपने बच्चों को नहीं खिला रहे? कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसी चीज़ें हमें खानी है, कोई ऐसे वाइटामिन्स जो है हमारे अंदर डेफिशिएंसी होती है कि जिसकी वजह से हम शायद हमारे बच्चे जो है ना कद का लंबा होना मुश्किल हो जाता है, या फिर बच्चों के हार्मोनल चेंजेस भी होते होंगे जिसकी वजह से कद का इश्यूज़ आता है। अब वो हार्मोन्स के क्या इश्यूज़ आते हैं जिसकी वजह से कद छोटे रह जाते हैं बच्चों के, इस पे आज जौन साहब बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आलिम खान साहब मौजूद हैं जो हमें बताएंगे। आज चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और स्पेशली बच्चों की ग्रोथ, उनके हार्मोन्स के हवाले से जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन आज हमें देंगे। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बताइएगा सबसे पहले जो बच्चों का जो कद छोटा रह जाता है उसकी क्या वजूहात होती है? जी, जो बच्चों के जो कद है, क्योंकि आज ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आपने इसको डिस्कस करके इट्स मास अवेयरनेस, स्प्रेडिंग लॉट ऑफ नॉलेज। और आपको मैं बताऊं सबके नॉलेज के लिए कि 40% ऑफ पाकिस्तानी चिल्ड्रन दे आर स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब ये होता है कि बच्चे की ग्रोथ और हाइट उतनी अच्छी ग्रो नहीं कर रही जो होनी चाहिए, और कम हो जो स्टैंडर्ड्स जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं। जो हमारा नेशनल सर्वे हुआ है उसने बताया कि 40% ऑफ पाकिस्तानी चिल्ड्रन आर स्टंटेड, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसमें बहुत सारी वजूहात हैं।
जो हम देखते हैं, क्योंकि एज आई स्पेशलाइज इन पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी एंड ग्रोथ, और मेरे पास सबसे कॉमन जो कंप्लेंट आती है वो बच्चों की हाइट के हवाले से ही है। अब ये हाइट जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद हाइट रैपिडली ग्रो करती है। जो इनिशियल साल होते हैं बच्चे के, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ जो आपका है वो सबसे रैपिड ग्रोथ का होता है पूरी आपकी लाइफ स्पैन में। एक इंट्रायूट्राइन होता है जो सबसे रैपिड होता है, उसके बाद पैदा होने के बाद जो पहला साल है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, दैट्स द मोस्ट रैपिड ग्रोइंग एज, जिसमें इंसान की सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है आफ्टर फीटल लाइफ। अच्छा, तो यानी पहले साल में बच्चा अगर पैदा होता है 2 से 3 किलो का होता है, देन ही ट्रिपल्स हिज वेट एंड हाइट एंड ही इज़ अबाउट 10 kg एट 1 ईयर ऑफ एज। तो इतनी रैपिड ग्रोथ होती है। अब इस एज में अगर पहले 3 सालों में आपने बच्चे की जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं सबसे ज़्यादा, जो हम कहते हैं एंडोक्राइन के डॉक्टर्स, कि डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रिशन and thyroid hormone. These are the two one is nutrition and the other is the thyroid hormone, which determines the height during this critical phase. उसके बाद दूसरा जो हार्मोन होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसको हम कद बढ़ाने वाला हार्मोन कहते हैं। थर्ड रोल उसका आता है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूट्रिशन। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे यहाँ पेरेंट्स को पता नहीं होता कि आपको कौन सी बच्चे के लिए ग़िज़ा खिलानी चाहिए, मिथ्स इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि जो चीज़ें खिलानी चाहिए वो माँ बाप नहीं खिलाते, एंड दे टर्न टूवर्ड्स जंक। तो वो ज़्यादा चीज़ें खिलाई जाती हैं। इसकी वजह से बच्चों की न्यूट्रिशन कम होने की वजह से, एंड समटाइम्स वी हैव हार्मोनल प्रॉब्लम्स विच इंक्लूड थायराइड एंड ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से बच्चों की हाइट जो है इनिशियली कम रह जाती है। अच्छा, आपने ये फरमाया है कि जो ग़िज़ाइयत है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से जो है ना हाइट लोगों की रह जाती। ये जो ग़िज़ाएँ हैं ये कौन कौन सी हैं जिसमें हम फोकस नहीं करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, और हम जिस टाइम पे बच्चों को देना है वो सारी ग़िज़ा उस वक्त नहीं देते? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। एक्चुअली आप ग़िज़ा शुरू करें बर्थ से। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ। पहले 6 months ऑफ लाइफ द चाइल्ड शुड बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, माँ का दूध पिलाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मोस्टली माएँ दूध नहीं पिला पाती है बच्चों को। अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे मेरे पास, मैं क्योंकि एज ए जनरल पीडियाट्रिशियन भी हूँ और पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास जब आती है माएँ, जो मैंने फैक्टर देखे मोस्टली दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द टेक्निक ऑफ हाउ टू ब्रेस्ट फीड। इट्स अ कंप्लीट साइंस, उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, उनको ना वो गाइडेंस नहीं होती। अगर आजकल के जितने भी जो लोग हैं ना, सुनने में उनके साथ जब बात करो तो यही आता है कि हम पिला नहीं पाए क्योंकि हमें फीड नहीं था, हम नहीं कर सके बच्चों को वो फीड आ भी रहा होता है फिर भी नहीं कर। इवन एजुकेटेड मदर्स, इवन डॉक्टर्स, उसकी वजह ये होती है कि इट्स अ कंप्लीट साइंस। लाइक आई हैव प्लेड क्रिकेट होल माई लाइफ, आई कैन नॉट प्ले इन नेशनल क्रिकेट टीम, जब मैंने कभी खेली नहीं है। इसी तरह ये एक साइंस है। उसके लिए हम जो पीडियाट्रिशियन होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, उनको गाइडेंस देनी होती है पेरेंट्स को। और दूसरा, हमारे पास लैक्टेशन नर्सेज होती हैं, उनके फीमेल हैं, वो हमने इसलिए ट्रेन की होती हैं। और हर सरकारी हॉस्पिटल में एक लैक्टेशन क्लिनिक होता है। जिस मदर को फीडिंग का प्रॉब्लम हो, लाइक आई वर्कड इन मेयो हॉस्पिटल, इन चिल्ड्रन हॉस्पिटल, नाउ वर्किंग इन जनरल हॉस्पिटल, तो वहाँ पे लैक्टेशन नर्सेज हैं, वो मदर को गाइड करती हैं, देखती हैं टेक्निक में। असल देयर इज़ ऑलवेज अ फॉल्ट इन द टेक्निक। मदर जो पिला रही थी उनको पिलाने का तरीका नहीं आ रहा होता, उसमें आपने कैसे बेबी को पकड़ना है, फिर कैसे अटैच करना है, इट्स अ होल साइंस। जहाँ अगर ज़रा सा फॉल्ट होता है फीड नहीं जाता, वो माँ समझती है कि बच्चा नहीं पी रहा या फीड आ नहीं रहा, बेसिक प्रॉब्लम इज़ विद द टेक्निक। अगर ये करेक्ट हुए, मेजॉरिटी माएँ जो है ना, इसलिए ये अवेयरनेस जरूरी है कि जिनको ये प्रॉब्लम होता है वो नहीं पिला पा रही, दे शुड कंसल्ट अ पीडियाट्रिशियन एंड गो टू द लैक्टेशन क्लिनिक, या पीडियाट्रिशियन को कहें अगर ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो फ्रॉम अ लैक्टेशन क्लिनिक। मगर अपना दूध पिलाना, अपना फर्स्ट 6 months। और इसके अलावा क्या होता है, मदर्स क्या शुरू करती हैं, जब अपना दूध नहीं पिलाएं, साथ अर्क, गुड टी, ग्राइप वाटर। एक्चुअली इसका क्योंकि ये मीडिया पे भी बताया जाता है कि बच्चों को दें, और ये आप देखें एड्स भी आते हैं, दे आर नॉट सेफ, दे आर नॉट रेकमेंडेड। अब ये ग्राइप वाटर पिलाना, इससे बच्चे की कैलोरीज कम होती हैं, वो मैल नरिश रह जाता है। फिर इसके अलावा मुझे पेरेंट्स पूछते हैं कब हम ठोस ग़िज़ा शुरू कराएं। दे इवन स्टार्ट एट 3 months, विच नॉट रेकमेंडेड। बिफोर 6 months यू शुड नॉट गिव कुछ और नहीं देना सिवाय फीड के, ब्रेस्ट फीड। अच्छा, एक हमने वक्फा लेना है, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। जो ग्रे वाटर है इसके बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज ये किस एज से हमें शुरू करना चाहिए, पहली बात, क्योंकि जो माएँ हैं वो बर्ब्स पे बहुत परेशान हो जाती हैं बच्चों के ना, कि उनको जब तक हज़म नहीं आता या वो बर्ब की एक साउंड नहीं निकालते तो, या दूध नहीं थोड़ा सा फेंकते, तो फिर उनको लगता है कि भाई अभी तक हमारे बच्चे ने हज़म कुछ नहीं किया, उसको सीने में रह गया। तो ये इस वजह से हम इस पर ज़रूर अभी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा, हम ग्रे वाटर के ऊपर बात करना चाह रहे थे कि हम बच्चों को खुले आम पिला रहे होते हैं,
तो ये जो है ये सही है क्या, और किस एज से पिला सकते हैं बच्चों के गैस बर्प के लिए हम ग्रे वाटर का इस्तेमाल ऐसे? जी, ये बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स मार्केट में है, दे आर नॉट रिकमेंडेड। जैसा ग्राइफ वाटर हो गया, मुख्तलिफ कंपनीज़ के मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें सोल्यूशंस हैं, दे आर नॉट रिकमेंडेड। फर्स्ट 6 मंथ लाइफ में इवन वाटर आपने नहीं देना बच्चे को, दैट कैन बी डेंजरस फॉर द चाइल्ड। यानी पानी का भी आप कहें कि पानी भी बच्चे को पिलाना फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ में नहीं अलाउड। अगर आपको लगता है बच्चे को प्यास लग रही है तो आप उसको मदर फीड कराएं या फार्मूला फीड करा रहे हैं तो वो कराएं। तो फर्स्ट 6 मंथ लाइफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो पैदा होते के साथ ही जो गुट्टी चटाई जाती है, ये भी अगर आप डॉक्टर के हिसाब से कहें तो शहद, खास शहद के बारे में जो मेडिकल रिकमेंडेशन है कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में नहीं देना। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में कहते हैं शहद ना दें, क्योंकि इससे कुछ जर्म्स होते हैं, उनको हम बॉटुलिज्म कहते हैं, वो होने का चांस होता है। तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में कहते हैं शहद ना दें। तो गुट्टी तो थोड़ा सा ये होता है कि खालिश शहद हो तब भी, खालिश शहद हो तब भी आप ना, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ में तो बिल्कुल ना दें। और जो वेस्ट जो डॉक्टरी, मुझे नहीं लगता आज तक कोई भी एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जिसने शहद ना चखा हो। जी, ये अब उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, जब बच्चों को चटाया जाता है उनको वॉमिटिंग शुरू होती है। मोस्टली बच्चों को फिर हमें एडमिट भी करना पड़ता है, उनका स्टमक वॉश करना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे के लिए रिकमेंडेड नहीं है, फिर वॉमिटिंग होती है बच्चे को। तो इतना प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं। तो अब जो रूरल एरिया से जो औरतें आती हैं वो तो आप लोग को बातें भी सुनाती होंगी, इसको क्या पता, कख नहीं पता होगा, 4 किताबें पढ़ के तो इसने ये बात कर दी, हमने 10 बच्चे पाले, हमें पता है हमारे बच्चे ने तो शहद चक्का है। यू आर वेरी राइट, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मिथ्स इतनी कॉमन है। सर मुझे खुद चकाया गया था। जो दूसरा ये है कि ये चीज़ें कि आपने बच्चों को, आपने भी चक्का होगा सॉरी मैं आपको कट करके, आपने भी चक्का होगा, चक्का तो होगा। तो ये उसका डाइट जो न्यूट्रिशनिस्ट है, अब देखिए सबसे हाइट के लिए सबसे अच्छी न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर एक बच्चे की न्यूट्रिशन अच्छी है, फिर हार्मोनल प्रॉब्लम्स आते हैं जो भी बड़े प्रेवलेंट है। बिकॉज और आपको जब आपको लगे कि हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, आपको लाजमी बच्चों के हार्मोन के डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि वो देखे कोई हार्मोन्स में इशू तो नहीं है। मैं जो ग्रोथ का क्लिनिक करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो हार्मोन्स के मसलों के साथ आते हैं। सर कौन कौन से हार्मोन्स के मसले अच्छा, होते जो हैं? आपके लिए सबसे पहले 3-4 ईयर लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो थायराइड हार्मोन। अब होता ये कि थायराइड हार्मोन का टेस्ट जो है इन द डेवलप्ड कंट्रीज़ इट्स रिकमेंडेड कि हम हर बच्चे का 5वें डे ऑफ लाइफ पे कराएं। हमारे यहाँ ये स्क्रीनिंग नहीं होती, वहाँ किया जाता है। तो वो बर्थ यानी 5वें दिन फर्स्ट ईयर वीक ऑफ लाइफ में वो पिक कर लेते हैं कि बच्चे को थायराइड हार्मोन का इशू नहीं है। हमारे यहाँ क्योंकि हमारा इतना ट्रेंड नहीं है, हम बाद में पता चलता है। जब बच्चा छोटा रहता है तो फिर हम हार्मोन्स के टेस्ट कराए तो हमें पता चलता है कि इसको थायराइड हार्मोन का मसला है। फिर इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन है मेन जो ग्रोथ बढ़ा, इसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन। जो इंसान की सारी ग्रोथ, हाइट जो बढ़ती है वो ग्रोथ हार्मोन पे बढ़ती है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट ईयर, शुरू में तो बच्चा नॉर्मल वेट का होगा, हाइट का होगा जब बर्थ पे होगा, लेकिन जब फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ तक जाता है तो उसकी हाइट बहुत छोटी रह जाती है। फिर जो और बढ़ता है तो और छोटी रह जाती है। अगर उसकी न्यूट्रिशन ठीक है तो फिर हम हार्मोन्स के साइड पे देखते हैं। फिर इनके हम मुख्तलिफ टेस्ट कराते हैं बच्चों के, जिससे हम डायग्नोज करते हैं कि इसको ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है या नहीं। फिर उसके हिसाब से इंजेक्शंस होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि आपका छोटा आखिर एक दिन निकल आएगा, जिससे वो कहते हैं प्यूबर्टी में एक स्पर्ट आता है, तो वो टाइम मिस कर देते हैं। यानी हर साल जो आपकी हाइट ग्रो होनी है वो उसी साल होती है, अगले साल पिछली हाइट नहीं ग्रो होती। यानी जो अगर मेरी पहले साल एक हाइट छोटी रही है तो वो अगले साल ये वाली ग्रो नहीं होगी, सेकंड ईयर वाली ग्रो करेगी। तो इसी तरह फिर क्योंकि और रूटीन चेकअप नहीं, हमारे बच्चों का ट्रेंड नहीं है यहाँ पे। इट्स रिकमेंडेड दैट एवरी चाइल्ड शुड हैव अ ग्रोथ असेसमेंट एटलीस्ट 6 मंथली। हर 6 माह बाद एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को या ग्रोथ के डॉक्टर को आपको लाजमी दिखाना चाहिए, चाहे कोई इशू हो या ना हो। उसमें हम यही देखते हैं कि बच्चे के ग्रोथ पैरामीटर्स जो हैं, यानी उसकी हाइट, वेट। कोई वैक्सीनेशन इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ लोग वैक्सीनेशन करवाना शुरू करते हैं और फिर पूरी वैक्सीनेशन नहीं कराते बच्चों की, फिर उसके बाद वो कहते हैं ना डॉक्टर्स जो रह जाती है वैक्सीनेशंस में, वो कहते हैं फिर बूस्टर करवा लो। जब हमारा टाइम था, मुझे याद है, हमें तो एक ही टीका लगता था जिसका निशान भी नहीं जाता था, सबको ये टीका लगा हुआ है। मगर उसके बाद की जो ये पीढ़ियाँ हैं उसमें नए नए किस्म के टीके वैक्सीनेशन आ गए हैं, ठीक है। तो ये लगने बड़े ज़रूरी भी होते हैं, क्योंकि हर सीज़न के हिसाब से जो वायरस है, जो भी किस्म की कोई बीमारियाँ, उससे आपको बच्चे को महफूज रखने के लिए ये वैक्सीनेशंस अच्छी हैं। बट अगर कोई नहीं कराता और नहीं मानता इन चीज़ों को, अभी भी बहुत से लोग हैं वो कहते हैं बहुत सारे लोग हैं, नहीं मानते। एजुकेटेड कुछ ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि शायद इससे कोई नुकसान हो, हालांकि इट्स 100%। कुछ लोग देखें, कुछ लोग तो ये भी है कि पैसे नहीं कर पाते इतने पूरे, क्योंकि इतनी महंगी वैक्सीनेशंस है। कुछ गवर्नमेंट में लग जाती है, कुछ ऐसे नहीं अच्छा, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, मेरे पास आप अंदाजा लगाएं, आई हैव नॉट केप्ट वैक्सीन एट माई क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक। उसकी वजह क्या है? देखिए, हर चाइल्ड स्पेशलिस्ट रखता है जस्ट टू प्रोमोट गवर्नमेंट वैक्सीनेशन, क्योंकि गवर्नमेंट की जो वैक्सीन हैं, हाँ। ये मैं सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए बताऊँ, जो लोग आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता। एक वो समझते हैं कि शायद जो गवर्नमेंट में वैक्सीन लग रही है वो अच्छी नहीं है, प्राइवेट में अच्छी लग रही है। दे आर द बेस्ट। ये बाहर से आती हैं,
दे आर फ्रॉम द अमेरिकन कंपनीज, टॉप ऑफ द लाइन वैक्सीन अच्छा? है जो गवर्नमेंट में, हम प्राइवेट में जो लगाते हैं वो इतनी अच्छी शायद नहीं होती जितनी गवर्नमेंट सेटअप में हमें तो ये कहा जाता है ना इम्पोर्टेड है, महंगी है, और महंगी इतनी है। महंगी अब महंगी ये है, इसी वजह से लोग 8-10 समझते हैं, 10,000 लोग की। पैसे लगाते हैं 20-20-30 हज़ार रुपए प्राइवेट, और इसी वजह से मैंने रखी नहीं कि ताकि मैं लोगों को ये बताऊं। डॉक्टर साहब ने बात ही यहाँ पे पलट दी। डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो वैक्सीन गवर्नमेंट के लेवल पे लगाई जाती है, जो लगाते हैं वो बाहर की होती हैं और वो नंबर 1 बेस्ट होती हैं। जो बाकी प्राइवेट क्लिनिक्स में जो डॉक्टर्स रखते होते हैं ना, जबकि खुद डॉक्टर है माशाल्लाह, मगर उन्होंने ये बात बड़ी मुझे लगता है रहनुमाई वाली है, अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे। उन्होंने कहा जो प्राइवेट क्लिनिक्स में महंगी महंगी ये जो वैक्सीनेशन वाली इंजेक्शन रखे जाते हैं, ये सारे फारिग हैं इनके आगे। अरे वाह। और चलिए आप जी। हमेशा करें, उससे पूरी करें। उसके बाद अगर आप कोई एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं, कुछ गवर्नमेंट नहीं लगाती, वो उसकी अपनी वजूहात हैं कि वो भी शायद आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हों, वो आप एक्स्ट्रा अपने पीडियाट्रिशियन से लगवा सकते हैं। एक कॉल है आमिर साहब की, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आमिर साहब क्या कहेंगे? ये फैक्ट है कि मेरी बेटी है 2.5-3 फुट कद है उसका। कितने साल की है? उम्र जो है 11 साल उम्र है उसकी। अच्छा। कद जो है उसका 2.5-3 फुट है। अक्कद ढाई पौने तीन खामर में ठीक है। अच्छा। खाती पीती भी है, लेकिन लेट ये चीजें जरूर खाती है। अच्छा, लेट खाती है थोड़ा। ठीक है। अच्छा, अगर उसकी हाइट का इशू है, देखिए अब ये बड़ा अच्छा इनका सवाल है। 11 साल एज बहुत ज़्यादा हो गई, अब इसकी प्यूबर्टी खुदा ना खास्ता शुरू ना हो गई हो। हाँ। जब प्यूबर्टी शुरू होती है आपके पास ट्रीटमेंट का ना टाइम नहीं रहता उसके। मैं इसलिए पेरेंट्स को कहता हूँ कि आप अर्ली जो डॉक्टर को चेक कराएं। हमें इसको फ़ौरन चेक करना पड़ेगा कि बच्चे की प्यूबर्टी किस स्टेज पे है। अगर उसकी हाइट छोटी है उसके हमें टेस्ट करवाने पड़ेंगे। आमिर साहब कोई टेस्ट करवाया आपने? अच्छा आमिर साहब, आप सुन तो रहे होंगे ये बात जरूर। अच्छा, मैं इनको गाइड कर देता हूँ। देखिए हाँ, उसमें आप गाइड ग्रोथ कर क्लिनिक जो है हमारे पास पंजाब में चंद हॉस्पिटल हैं जहाँ ग्रोथ के डॉक्टर बैठते हैं हार्मोन के। ओके। एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर है, वहाँ ग्रोथ क्लिनिक होता है जहाँ से मैंने स्पेशलाइजेशन की है हार्मोन के। वो सरगोदा के? अच्छा, सरगोदा के। सरगोदा से भी देखिए वहाँ ग्रोथ का कोई डॉक्टर नहीं। पंजाब में दे आर हार्डली फ्यू डॉक्टर्स ऑफ ग्रोथ, दे आर नॉट टू मैनी। और लाहौर में है मोस्टली, सरगोदा में कोई नहीं है। दे हैव टू कम टू लाहौर। मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में सैटरडे को ओपीडी करता हूँ ग्रोथ का, तो ये वहाँ मुझे दिखा सकते हैं। ग्रोथ का ओपीडी हमारे पास आते हैं बच्चे। जनरल हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है भाई, तो वहाँ पे मेरा आजमुदा है, तो वहाँ पे दिखा सकते हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं डायरेक्ट। मेरा उसमें ये कि हम इसकी क्योंकि एज अब जो है 11 ईयर्स हो गई है, हमें अर्जेंटली इनके टेस्ट कराने पड़ेंगे सारे कि कहाँ पे ग्रोथ में इशू है। आया हार्मोन का इशू है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, कोई विटामिन डी की वजह से तो नहीं? अच्छा, विटामिन डी डेफिशिएंसी जो होती है ना, ये अर्ली एज में अगर बच्चे को एक बीमारी, उसको हम रिकेट्स कहते हैं, अगर वो बहुत सीवियर हो तो ग्रोथ हैम्पर कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ कॉमन है। हाँ। और होती है, ये भी ग्रोथ को हैम्पर करती है, लेकिन अर्ली ईयर्स में ज़्यादा करती है, बाद में इसका कम होता है रोल। बाद में ज़्यादा है वो ग्रोथ हार्मोन का रोल है। इस एज में आपकी प्यूबर्टल हार्मोन्स का रोल होता है और ग्रोथ हार्मोन का। तो अगर आपका हाइट छोटी रहेगी प्यूबर्टी से किसी फीमेल की, तो फिर हाइट वो सारी उम्र छोटी रहेगी। अनफॉर्चुनेटली मैं हैरान ये होता हूँ हम, और इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपकी मेंटल हेल्थ, साइको सोशल इश्यूज़, ये सारे हाइट को इफेक्ट करते हैं। जो बाहर के मुल्कों में, अगर आप वेस्ट में तो लोगों की हाइट बढ़ रही है, आपकी हाइट अच्छी है, लोगों की हाइट बढ़ रही है, और हमारे यहाँ फीमेल्स की हाइट इतनी छोटी और मेल की इतनी छोटी रह रही है जितनी बाई डिजीज़ लोगों की होती है, यानी जो और हमारे नॉर्मल लोगों की हाइट इतनी छोटी रह रही है। अच्छा, मेरी तो अभी भी बढ़ रही है। अच्छा खैर, तो वैसे एक एज टाइम भी होता है ना, बिल्कुल, जब ग्रोथ रुक जाती है, मेरे ख्याल से 20-22। नहीं, ये डिफरेंट होता है। ये भी एक कंसेप्ट है ना कि कब हाइट रुकती है। एक्चुअली इट्स द एपिफिशियल ग्रोथ। आपके ना बोन्स के एंड में एक चीज़ जिसको हम एपिफिसिस कहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना पोटेंशियल। नॉर्मली जब आपकी बलूगत ख़त्म होती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं रह जाता। यानी आफ्टर मीनार की जब पीरियड शुरू हो जाए फिर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है पोटेंशियल। और कुछ आप आजकल बहुत ज़्यादा 12-12 साल पे आ रहा है प्रॉब्लम, तो कि उनको मीनार की होती है, अर्ली पीरियड्स होते हैं, तो फिर आपको आगे ग्रोथ का टाइम नहीं रहता। वो 18 साल हर बच्चे के लिए नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जो 18 साल तक ग्रो करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो 14-15 साल में उनकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि क्योंकि ये फैलाया जाता है कि ये 18 साल तक टाइम, माँ वेट करते रहते हैं। A child came to me, he was 16-17 years. He brought his mother. वो अपनी माँ को लाया, कहते डॉक्टर साहब मैं छोटा था तो मेरी मामा मुझे तो लेके नहीं गई कि अब मुझे पता चला, मैंने देखा कि हाइट के किसी डॉक्टर को मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं आपके पास आया हूँ, तो क्या मेरी ग्रो हो सकती है? तो ही वॉज अबाउट 16-17 एंड आई टोल्ड हिम इट्स नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि उसकी प्यूबर्टी कंप्लीट हो चुकी थी, उसकी बोन्स की जो ग्रोथ थी, ये बोन्स में एक पोटेंशियल होता है, एक गैप होता है, इसको हम कहते हैं एपिफिसिस, जो हम एक्सरे करा के देखते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है। तो इस वेट में ना रहें कि अब 18 साल तक होंगे हम ग्रो कर जाएंगे, वो हर बच्चे का डिफरेंट होता है। तो इसलिए आप शुरू से ही करें। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई हैव चिल्ड्रन, जो ऐसे भी बच्चे हैं जो आपको मैं क्योंकि हम कहते हैं ना ग्रोथ, जो 1-2 साल के हैं उनको हम ग्रोथ हार्मोन कद का टीका लगा रहे हैं, दे आर शॉर्ट
हमें अर्ली, और उनके अपने पेरेंट्स भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं। अच्छा, एक कॉल शामिल करते हैं। तारिक साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तारिक साहब क्या कहेंगे? मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन था कि मेरे बेटे की एज है 8 साल। अच्छा। उसके जो पहले 2 टीके थे, फर्स्ट और 2 मंथ वाले ना, वो लगे वैक्सीनेशन के। उसके बाद उसको डायरिया और वीट एलर्जी हो गई, जिसकी वजह से हम उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवा सके ना आज तक। अच्छा। तो अब आके प्राइवेट डॉक्टर्स तो कहते हैं कि आप हमारे से करवा लें, लेकिन सरकारी तौर पे मैंने पता किया तो कहते हैं एज अब आपकी इतनी हो गई है कि इसको जरूरत नहीं है माशाल्लाह। ये आप वाला रीज़न, मेरा वाला तो- रीज़न भी यही है। मेरी बेटी जो है अब वो 10 साल की है, तो उसके भी कुछ वैक्सीनेशंस रह गई थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई इसी तरह, तो जिन डॉक्टर के साथ उसकी वैक्सीनेशन चल रही थी, बीच में गैप आ गया, वो एज निकल गई उस वैक्सीनेशंस के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि अब इसको बूस्टर लगेंगे, अब वो नहीं लग सकते। तो मैंने तो बूस्टर भी नहीं लगवाए। वैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि अच्छा, क्या बहुत ज़रूरी अच्छा होते हैं सवाल है, फिर इट्स ये? अ वेरी गुड क्वेश्चन। दोनों का सवाल एक ही है, समझे, मेरा भी उनका वेरी भी। गुड क्वेश्चन, क्योंकि पेरेंट्स देखें, ये ही इज अ गुड फादर हाँ। और ही इज़ वरीड कि उनकी वैक्सीन नहीं लगी, ही इज़ नॉट बीन प्रॉपर्ली गाइडेड। जो वैक्सीन है 100 साल पे भी लग सकती है, मेरी एज में भी लग सकती है, आपकी अगर आपने नहीं लगवाई। तो ये बूस्टर क्या अच्छा, कहते हैं? होता क्या है, अब जो गवर्नमेंट की वैक्सीन है ना, हाँ। वैक्सीन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, हर एज के लिए थोड़ी डिफरेंट होती है। अच्छा। यानी उसकी डोज डिफरेंट होती है। जो छोटे बच्चे को चाहिए और डोज चाहिए, 7 साल के बाद जो वैक्सीन की डोजेज हैं वो डिफरेंट चाहिए होती है, उनकी टाइप बदल जाती है। अब इनका बच्चा है 8 साल, हाँ। अब अगर ये गवर्नमेंट सेटअप पे जाएंगे, वो इनको कहेंगे कि आपके बच्चे को नहीं लग सकती, क्योंकि जो गवर्नमेंट की वैक्सीन आती है ना, वो अभी तक उन्हीं बच्चों के लिए है कि जो 7 साल से छोटे होते हैं, हाँ, उनको वो लगा सकती ऐसे ही है। है। जिसकी एज ज्यादा होगी वो प्राइवेटली लगवा सकता है। ठीक ये है। सारी वैक्सीन लगती है, इवन 100 ईयर के बंदे को भी लग सकती है, कोई इशू नहीं है। ये वैक्सीन लगती है, बूस्टर भी लगानी चाहिए इनको। बूस्टर क्या होता है? अच्छा, बूस्टर ये बूस्टर होता है, मतलब वही वैक्सीन को दोबारा लगाना? ये वो इसलिए लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक वैक्सीन लगते हैं 6, 10, 14 वीक्स पे पहले हम लगाते हैं, ओके। फिर इसका बूस्टर लगता है बार बार। बूस्टर इसलिए लगाया जाता है कि इनकी वैक्सीन की जो एंटीबॉडीज हैं, जो कुव्वत मुदाफ़ित है, वो वेन करती है, विद टाइम कम होती है, तो आप उसका बूस्टर लगाते हैं। ये बूस्टर 5 ईयर्स पे भी लगना चाहिए, 10 ईयर्स पे भी लगना चाहिए, इस तरह शुरू में भी लगाए जाते हैं ताकि वो इम्यूनिटी उसकी बॉडी के अंदर रहे। तो अगर आप तो बूस्टर पहले आप प्राइमरी वैक्सीनेशन करते हैं, फिर बूस्टर लगाते हैं। अब जैसे इनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, ये किसी भी प्राइवेट जगह से आप लगवा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में अभी वैक्सीन वो नहीं आती कि जो हम बड़े एज पे, अब वो हो सकता है कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दे विद पैसेज ऑफ टाइम के जो जिस तरह लोग हैं जिनकी किसी वजह से रह गई हैं, वो वैक्सीन भी गवर्नमेंट रख ले, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। उनके लिए इनको ना वैक्सीन बाहर से प्राइवेट ही लगवानी पड़ेगी मोस्टली। पोलियो के कतरे पिला सकते हैं। अच्छा, अगर कोई इंसान जैसे किसी ने अगर थोड़ी सी वैक्सीन लगवाई है बच्चों की 3-4, और उसके बाद जो है ना उसका चार्ट उनके पास से गुम हो गया कि भाई कौन सी लगाई थी, कौन सी नहीं लगाई थी, और बाकी सारी रह गई, ठीक है, तो क्या फिर उनको सब कुछ शुरू से लगवाना पड़ेगा? अच्छा, उसमें भी क्योंकि याद देखें तो कोई है शुरू नहीं। से अगर पता हो, जैसे हमें पेशेंट आते हैं, हमें बताते हैं हमने बर्थ वाली लगाई, हमें पता है कि यहाँ बर्थ पे कौन सी लगती है, 6 वीक्स पे कौन सी लगती है, 10 पे, 14 पे, क्योंकि हमें शेड्यूल पता होता है गवर्नमेंट का, जो चेंज होता है तब भी हमारी नॉलेज में होता है, तो हम पता चला लेते हैं कि हाँ ये लगी है। तो उसमें ऐसा इशू नहीं है, अगर एक ज़्यादा भी लग जाए तो कोई इससे नुकसान नहीं होगा, उसकी इम्यूनिटी और बूस्ट हो जाएगी। अगर एक कम लगेगी तो शायद नुकसान हो जाए। अच्छा, अगर तो एक वो बूस्टर पे आ जाएगी। बूस्टर पे आ जाए, वो बूस्टर काउंट कर जाएगा। ठीक है, तो आमिर साहब आप तो फिर जो रह गई है वो लगवा लीजिएगा। और ये मैं भी बहुत फिर- ज़रूरी है, ये इतनी ज़रूरी है। एक बड़ी वजह हमारे यहाँ जो शॉर्ट स्टेचर की बार बार इन्फेक्शन होना है। अब इन्फेक्शन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपने देखा है ना, हर दूसरी माँ कहती है मेरा बच्चा तो हर महीने बीमार होता है, ही हैज़ डायरिया, हर रोज़ गला ख़राब, डायरिया। उसकी वजह क्या होती है? इन्फेक्शन। हम बच्चों के हाथ धुलाने में थोड़ा सा हम कमी करते हैं, बच्चा हम खुले नीचे छोड़ देते हैं फर्श पे, वही चीज़ें वो मुंह में डालता है हाथ, फिर ये जर्म्स लगते हैं मुख्तलिफ जगहों से। हमारे यहाँ सबसे कॉमन वजह एक कॉमनेस्ट कॉजेज़ बार बार इन्फेक्शन होना, स्टंटेड ग्रोथ की, छोटे लेने की, और उसकी वजह क्या है? सफाई का ख्याल ना रखना, यानी हम हाइजीन की बच्चों की ख्याल नहीं रखते उतना जितना रखना चाहिए। इसकी वजह से बच्चों को बार बार इन्फेक्शन, और वैक्सीनेशन नहीं होती। अगर वैक्सीन नहीं होगी तो बच्चा फिर भी प्रोन होगा, उसको नमूनिया होगा, डायरिया होगा। इस्लाम अहमद साहब की कॉल है लाहौर से, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम, ठीक है आप? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। क्या कहेंगे? जी मैं डॉक्टर साहब से ये बात पूछ रहा था कि मेरा पोता है 5 साल का, हाँ, तो वो खाना नहीं ठीक तरह खाता, उसके डाइट में बड़ा मसला है। जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत। ये हर दूसरी माँ का और हर दूसरे फादर पेरेंट्स के सवाल है, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। अच्छा, अब उसकी वजूहात क्या होती हैं? अगर आप ये शुरू होती है नेशनल ईटिंग हैबिट से। अब हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं ना हमारे बच्चों की, जो स्कूलों में बताया जाता है, जो मीडिया में उनको दिखाया जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें ठीक नहीं। वो क्या है? देखिए, हम शुरू में बच्चा आता है तो उसके मुंह में टॉफ़ी और स्लांटी और चिप्स, जो जंक फूड में काउंट, कुकीज़, ये पकड़ा देते हैं। हाँ। अब होता है कि जब बच्चा ये लेना शुरू करता है, हम वो उससे उसकी ना इसमें केमिकल्स होते हैं, वो आपकी एपिटाइट कम करते हैं, उसका खाना पीना कम करते हैं बच्चे को, और वो उससे पेट भरता है, क्योंकि बच्चे का स्टमक छोटा होता है। जब वो एक कुकी ले लेगा, कोई कैंडी ले लेगा,
उसमें ऐसे केमिकल्स जो आपकी भूख मिटा देते हैं। अब मेरे पास डॉक्टर साहब चॉकलेट तो बहुत शौक से खाता है, कैंडी अगर रख दें तो उसका हाथ नहीं रुकता, खाना नहीं खाता, तो वो खाना क्यों खाएगा? क्योंकि जो आप केमिकल्स को प्रोवाइड, द केमिकल्स वी आर प्रोवाइडिंग हिम, ये जो जंक फूड है ये बच्चों के लिए पॉइजनस है। ये जो जिसमें शुगर है, अब क्योंकि ये एक चीज़ इस तरह बताई जाती है कि ये अच्छी बच्चों की अच्छी चीज़ें हैं, ये हर जगह अवेलेबल, स्कूल्स में ये अवेलेबल है। हालांकि हमें शुरुआत तो इससे करनी पड़ेगी ना कि हम स्कूल की कैंटीन पे चीज़ें बंद करें, वहाँ फ्रूट्स, पता नहीं कौन कौन सी शीरे वाली कॉटन कैंडीज, ये सारी अब बच्चे खाते हैं, इसलिए फिर वो। सर एक ब्रेक लेनी है मुझे बहुत अर्जेंट, फिर हम वापस आते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। आई कैन इमेजिन पूरे पाकिस्तान को इशू चल रहा है ये हाइट का, ठीक करते हैं ना इसको, आइए ब्रेक के बाद। ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, इतनी इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर आज हम बात करें जिसमें हाइट का जो प्रॉब्लम चल रहा है बच्चों का, बच्चियों का, हम उसको डिस्कस करें कि हमसे क्या गलतियाँ हो जाती हैं। वैक्सीनेशंस का भी आज हमें पता चला है कि ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें जब आप जिस तरह से बच्चों को पाल रहे होते हैं, जिस तरह की डाइट दे रहे होते हैं, ठीक है, उसमें जो चीज़ें हमें इन्फेक्शन हो जाती हैं वो उस वजह से, क्योंकि जर्म्स बच्चों को बहुत जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि हम ज़मीन छोड़ देते हैं, हम अपनी ऐसे स्टाफ के पास छोड़ देते हैं जिन्होंने हाथ नहीं धोया हुआ होता, या कपड़े उनके ऐसे होते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें साफ़ सुथरे अगर नहीं होते तो हम बच्चों को ऐसे। अच्छा, ये जो हम बच्चों को ज़मीन पे छोड़ते हैं, ये सवाल पहले मेरे ये बनता है, लोग कहते हैं ना ग्रोथ के लिए भी छोड़ें, तो क्या बच्चों को ज़मीन पे छोड़ना चाहिए? हम तो थोड़ी देर घुटनों के बल चलें तो हमारे तो घुटने रह जाएं। देखिए बच्चे के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखिए उस बच्चे को जहाँ पे होना चाहिए वो जगह साफ़ होनी चाहिए। अगर आपने ज़मीन पर छोड़ना है तो उसको आप एक सैनिटाइज़र से साफ़ कर, डिटॉल की थपड़ी लगा दें, साफ़ करके बच्चे को, और उसके बार बार फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करें, या आप उसको बेड पर छोड़ दें साफ़, और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा जहाँ पर हाथ रखता है, जब 6 मंथ से ऊपर होता है, वो मुँह की तरफ हाथ लेके जाएगा, और यही उसको इन्फेक्शन कैच कराते हैं। उसका हाथ, अगर खाने से उसके पहले हाथ धुनाना मस्ट है। पेरेंट, माँ का अपना हाथ धोना बहुत ज़रूरी है कि वो एंटीसेप्टिक सोप से या अच्छी तरह अपना हाथ धोए फूड प्रिपेयर करने से पहले, ताकि उसको इन्फेक्शन ना लगे। अगर फीडर है तो फीडर को अच्छी तरह बॉयल करें, और हर फीड अच्छे बॉयल करके दें। फीडर जो है, ये नहीं कि एक ही फीडर सारा दिन यूज़ हो रहा था। जो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हैं ये एक आपकी ग्रोथ को हैम्पर करते हैं और ग्रोथ बढ़ती है। मगर हम जो फर्श पे बच्चे को टहलने टूलने छोड़ देते हैं, अब वहीं से अब अगर ये जगह, ये फर्श, ये कितने जर्म्स है यहाँ। लोगों, हमारे यहाँ होता है ऐसे ही है कि वहाँ आप जूते लेके भी जा रहे हैं और बच्चे को भी वहाँ खुला छोड़ा हुआ है, वो ही नीचे वो हाथ रख रहे हैं, वही उसके अंदर जा रहे हैं। इससे बच्चों में इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, बीमार ज़्यादा होते हैं, साथ उनमें वर्म इन्फेस्टेशन होती है। वर्म इन्फेस्टेशन, अब जो बच्चों की ग्रोथ रुक लेती है, उनमें आयरन डेफिशिएंसी करता है, बच्चों को एनीमिया हो जाता है, खून की कमी वाक़ हो जाती है, और बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। इसलिए हम बार बार डीवर्म भी बच्चों को करते हैं कि हम 6 मंथली डीवर्म करें अगर आपको लग रहा है बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही। एक कॉल है आफ्ताब साहब की, शामिल करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या बहुत अच्छा टॉपिक है, और डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत एफिशिएंटली रिप्लाई कर रहे हैं, इससे इनकी काबिलियत का अंदाजा होता है जी। वैसे मेरा ये है कि जो बच्चों को टॉन्सिल्स रहते हैं अक्सर वो उनकी ग्रोथ इसलिए रुकी रहती है। नंबर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जनरली वो बता दें कि जो हम किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर पहले ही टेस्ट करवा लें, वो एक तरतीब से बता दें कि विटामिन डी का और कोई हार्मोन के टेस्ट वगैरह वो अगर बता दें तो फिर हम डायरेक्ट पहले वो करवा लें। और तीसरा ये कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक का कोई एड्रेस वगैरह दे दें, क्योंकि हम डॉक्टर साहब के रिप्लाई से बड़े सेटिस्फाई हैं कि ये बड़े एफिशिएंट है। वेरी नाइस। अगर हमने चेक करवाना हो तो अगर ये लाहौर में है तो उनके क्लिनिक का भी एड्रेस लाहौर में ही है, हम आपकी रहनुमाई के लिए बताते हैं। आप कहाँ होते हैं? मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में। मैं सायरा मुर हॉस्पिटल है मॉल्टन में, वहाँ दिन को 3 से 5 प्रैक्टिस करता हूँ। दूसरा मेरा अपना क्लिनिक है मजांग में, लाहौर स्टूडेंट क्लिनिक के नाम से, वो भी ऑनलाइन गूगल पे है। थर्ड में सब पेशेंट्स को ये कहता हूँ, देखिए कोई नंबर भी जी, मैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट आपका ले मेरा नंबर ऑनलाइन भी है, और वैसे मेरा नंबर है 0333 457 4532। और थर्ड मैं ये कहता हूँ, मेरे पास प्राइवेट भी पेशेंट आते हैं। देखिए हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग अफोर्डिंग नहीं होते, मैं उनको ये कहता हूँ वो मुझे गवर्नमेंट सेटअप में दिखाएं, कोई इशू नहीं। मैं गवर्नमेंट सेटअप में होता हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, वहाँ पीड्स सर सबसे अच्छा अस्पताल है, मैं तो बार-बार वहाँ मैं पीड्स एंडोक्राइन हार्मोन की और ग्रोथ की ओपीडी करता हूँ एवरी सैटरडे, और 75 नंबर रूम है ओपीडी का। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है आप चाहे अफोर्डिंग हो नॉन, आप मुझे वहाँ पर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे लोग अफोर्डिंग नहीं। मैं उनको खुद कहता हूँ कि आप मुझे गवर्नमेंट सेटअप में दिखाएं, और वहाँ पर भी हम इस तरह ही देखते हैं जैसे प्राइवेट में देखते हैं, ताकि उनमें टेस्ट वगैरह, अगर कोई कहता नहीं मैंने प्राइवेट अपने कंफर्ट के लिहाज से दिखाना चाहे वो और बात है, तो वो तीनों में ऑप्शन दे रहा हूँ। मुझे जो वहाँ दिखाना चाहे, जो टेस्ट हैं बेसलाइन एक CBC लाजमी करा लें, CBC का टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा देखिए वो ना टेस्ट होते हैं बच्चे की असेसमेंट के हवाले से। मेरे पास बच्चे आते हैं कि कद छोटा है, हम देखते हैं मेजॉरिटी में इशू होता है खुराक का,
तो हम उसको एड्रेस करते हैं। हम टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं कराते। हमें जब बच्चा बहुत छोटा तो टेस्ट वैसे मुश्किल से मुश्किल होता है, तो आप टेस्ट की बजाय पहले चेकअप कराएं। उसके लिहाज से हम टेस्ट टेलर करते हैं, क्योंकि अब जैसे हम विटामिन डी का उनका टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव है, हमारे विटामिन डी का टेस्ट हज़ारों में, आप क्यों एक इतना महंगा टेस्ट कराएं? उसकी बजाय हम देख लेते हैं वैसे कि उसमें साइन सिम्टम्स आ रहे हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के, तो ये हम टेस्ट कराते हैं। वैसे हम उसको रूटीन में उसके न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, उससे वो कमी पूरी हो जाती है। तो बेहतर होता है पहले आप डॉक्टर से असेसमेंट कराएं, उसके बाद टेस्टों की तरफ जाएं। वो देखता है कि कहाँ पे इशू है। अच्छा, ये जो बच्चों की ग्रोथ के साथ साथ बच्चों के हेयर फॉल हो रहे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बाल नहीं निकल रहे होते, आपने देखा होगा बहुत लेट निकलते हैं, तो क्या इसका भी ग्रोथ के साथ ही कोई ताल्लुक है? ये न्यूट्रिशन के साथ बिल्कुल ऐसे है। देखिए ये सारे माइक्रो आयरन, जिंक, ये सारे आपको फॉलिक, ये सब चाहिए होते हैं आपकी प्रोटीन या आपकी बालों की ग्रोथ के लिए। जो बच्चे मेल नरिश में होते हैं या स्टंटेड होते हैं, जिनकी ग्रोथ सही नहीं होती, जिनमें कमी होती है, वो अपनी क्योंकि वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उससे आपके बाल ख़राब होते हैं, ग्रोथ नहीं करेंगे, गिरेंगे बहुत ज़्यादा। तो जो ये पूरी होती है तो आपके बाल का कलर भी सब कुछ चेंज हो जाता है, और बच्ची की हाइट, वेट और बाल ये सब बेहतर हो जाते हैं। मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं जो लोग ये कहते हैं कि बच्चों के बाल नहीं निकल रहे। असल में मसला डाइट का होता है, क्योंकि ये होता है, और वो फोकस करते हैं मेडिसिन की तरफ। आपको मेडिसिन की तरफ बाद में जाना चाहिए, पहले आपको बच्चे की डाइट पे फोकस करना चाहिए। सर माशाल्लाह आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं पर्सनली भी आपको लाइव जो है ना ये बात कहूँगी, मेरे पास बहुत डॉक्टर्स आए, मगर इतना स्पॉन्टेनियस किसी ने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह और कामयाब करे, ख़ास वो वाले डॉक्टर्स जिनकी रिसर्च अच्छी है, जिनकी नॉलेज अच्छी है और जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। डॉक्टर वही है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। आप क्योंकि जनरल अस्पताल में भी बैठते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस में आपको इतने लोगों को देखना पड़ता होगा, मगर उधर भी वो डॉक्टर्स अच्छे हैं जो दिल से डॉक्टर को टाइम, किसी पेशेंट को टाइम दे के देखते हैं। तो ये जितने भी अभी कॉल्स आई हैं जो आपके पास आते हैं, अगर मेरे शो के तवज्जुह से, तो आप उनका खास ख्याल कीजिएगा। क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम। कोई भी हो इंशाल्लाह कोशिश यही होती है कि यू शुड गाइड द पेशेंट टू द बेस्ट। वाह। और मेडिसिन क्योंकि मशवरा अल्लाह की अमानत है। बिल्कुल सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाजरीन मैं आपको बताऊं, ये वाकई में एक बात बोलूँगी, फिर उसके बाद अपनी शो की तरफ आते हैं। ये जो मशवरा है ना, ये अल्लाह की अमानत ही है। सीरियसली हम जिस तरीके से भी यहाँ पे शो कर रहे होते हैं, चाहे मैं करूँ, चाहे और कोई एंकर कर रही हो या कोई काम कर रही हो, तो हम लोग की सबकी ना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़िम्मेदारी होती है कि जब हमें ये सीट दी जाती है ना, तो हम इस सीट पे बैठ के ना सच झूठ जो बोल रहे होते हैं ना, उसके हम खुद अपने ज़िम्मेदार होते हैं। क्योंकि हमारे कहने पे बहुत लोग जो हमें देख रहे होते हैं, और यार उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हमें औलादें हैं वैसी यार, तो उनकी फैमिलीज़ होती हैं, उनके लोग होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके 10 किस्म के काम होते हैं। जब हम यहाँ बैठ के कुछ झूठ बोल देते हैं ना, तो वो हमें सुन के उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। तो उसके बाद होता ये है कि वही बात, जब मशवरा अल्लाह की अमानत है, अगर हमने ये अमानत सही नहीं पहुँचाई और ख़यानत की, तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, ये जो दुनिया में आपको सारा कुछ मिल रहा है ना, ये खुशियाँ, ये नाम, ये शोहरत, ये प्यार, ये मोहब्बत या रिस्क, कोई भी चीज़, या औलाद की उन्स, कुछ भी, ये सब कुछ आपसे छिन जाएगी। क्योंकि ये वो चीज़ है, एक ऐसी गोल कायनात में ये जो दुनिया बनाई है, अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, इसमें जो चीज़ आप देंगे वही आपको वापस रिवर्स बैक मिलेगी, इसी दुनिया में, रहती दुनिया में मिलेगी। आपने देखा होगा एक इंसान होता है, बड़ा उबूर हासिल करता है, शोहरत हासिल करता है, और इसी दुनिया में उसका मुँह काला भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई ना कोई ऐसी खसलत, उसकी करतूत, उसकी जहनीत, उसकी सोच, उसके काम या उसके मशवरे या उसके बोल में झूठ होता है, जिस झूठ की वजह से उसका मुँह काला होता है। बस मैं एक बात बोलूँगी सबको कि ये हिस्ट्री गवाह है कि कौमें तबाह हुई हैं झूठ बोलने की वजह से। तो खुदारा जब किसी से बात करें या किसी की बात करें या किसी पे टॉपिक पे आप डिस्कस करें, झूठ से परहेज़ करें। इसके अलावा और मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, आज जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है जोड़ों का दर्द। ठीक है, इसके हवाले से हिकमत में जो इलाज मौजूद हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गेस्ट मेरे साथ ही यहाँ पे मौजूद हैं, मगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एलैबोरेट भी कर दूँ कि हकीम इसहाक साहब हैं हमारे साथ। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं सब को बहुत सुनती भी हूँ, सबके किसी न किसी चीज़ को चेक करती हूँ, अमल भी करती हूँ, मगर मुझे इसहाक साहब की भी ना नॉलेज बड़ी अच्छी लगती है। आ जाए इसहाक साहब, माइक लगवा के। तो मैं आपकी तारीफ़ करी थी थोड़ी देर के लिए, मुझे इसहाक साहब का भी ना दिल बड़ा अच्छा लगता है, इनकी भी रिसर्च और नॉलेज बहुत अच्छी है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको
काम इतना कोई नहीं आता मगर शोहरत ज़्यादा मिल जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रिसर्च और होमवर्क बहुत होता है मगर उनको शोहरत जो है ना थोड़ा सा लेट मिलती है। तो उन लोगों को ज़रूर प्लेटफॉर्म देना चाहिए जिनको काम का पता है और काम आता है। इसहाक साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्लाह। इसहाक साहब आपको पता है एक बात बोलनी थी, आप मेरे शो पे चलते चलते जवान रिवर्स बैक हो रहे हैं, आपको ये बात पता है? नो डाउट। सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, आप जवान होते जा रहे हैं, पीछे आपने रिवर्स गेयर लगा लिया है सारा। आपको देख के है? यस। सर मैं तो अपना कोई ख्याल ही नहीं रखती, मगर मुझे लगता है आप रखने लग गए हैं अपना ख्याल। कोई अगर नहीं रखेंगे तो फिर हम कैसे सरवाइव करेंगे? वो कहते हैं ना सबसे पहले अपना खुद का ख्याल रखना है, जी, फिर हम बाकियों का ख्याल रख सकेंगे, ऐसे ही अपने है। बच्चे, शौहर, घर वाले, सास ससुर, अम्मी अब्बा, तभी हम इनको देख सकते हैं ना। बिल्कुल सही। तो अपना ख्याल रखने के लिए हमें हमारी हड्डियों को भी मजबूत रखना पड़ेगा। No doubt। ये जो जोड़ों का दर्द है, हमें गिट्टे गुटों की तकलीफ रहती है, ठीक है, जवानियों में शुरू हो जाती है, इतनी जल्दी तो कभी हमने सुनी नहीं थी। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जब इस दुनिया से गई ना, सीरियसली उस वक्त भी जब अम्मी स्ट्रेचर पे भी थी ना, तो अम्मी गट्टे गुड्डों के लिए नहीं रोती थी। हाँ, अम्मी को फ्रैक्चर हो गया था, उसकी अम्मी को तकलीफ थी, मगर उसके बावजूद फ्रैक्चर में भी अम्मी चलती फिरती रहती थी। अम्मी कहती थी मैंने बैठना नहीं है, एक्टिव रहती थी। तो मैं ये देखती थी कि इस टाइम पे हमसे पहले जो हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ वो एक्टिव रहती थी। अगर रूरल एरियाज़ में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे आपने देखा है कि खेतों में काम कर रही हैं, ठीक है, दीवारें मल रही हैं, बच्चे पाल रही हैं, धूप में खड़ी हैं, गन्ने के खेतों पे काम कर रही। मगर आज की औरत तो उससे तो कोई काम नहीं होता, उसके तो वो बिस्तर से उठती है तो वो कहती है मेरा बिस्तर का फोम ख़राब है। अब वो फोम ख़राब है, सही है, उसके ऊपर इल्ज़ाम डाल देती है जबकि ब्रांड न्यू लिया होगा फोम, ठीक है। तो ये उसकी अपनी कौन सी ऐसी कमज़ोरियाँ जो गट्टे गिड्डों में आ जाती है इतनी जवानी में, प्लीज़ बताइएगा। पहले तो ये देखिए कि जोड़ों का दर्द जिसे हम कह रहे हैं ये है क्या चीज़। आपके जोड़ों के अंदर जब स्वेलिंग आ जाती है, जब सुर्खी आ जाती है, जब टेंडरनेस आ जाती है, आपके जोड़ मूव करने के काबिल नहीं रहते, तो वहाँ पेन आना शुरू हो जाती है। और बेसिकली ये पहले तो ओल्ड एज प्रॉब्लम थी ना, आज क्या हो रहा है, 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहात बनती हैं। अगर हम इसकी वजूहात में देखें तो तिब ने बड़ा ही इसका क्लियर कट एक काज भी बताया और इसका परफेक्ट ट्रीटमेंट भी बता दिया। उन्होंने क्या कहा कि जब भी जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ जाएगी, तेज़ाबियत बढ़ जाएगी, तो आपको जोड़ों का दर्द होगा। अब ये खुश्की और तेज़ाबियत क्या होती है जी? ऐसी ग़िज़ाएँ जिनके अंदर बाय प्रोडक्ट पे यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा हो और जिसके अंदर प्योरिन मादा ज़्यादा मौजूद हो। तो ये किन ग़िज़ाओं में होता है? गोश्त के अंदर होता है, दालों के अंदर होता है। अब ज़हरे हमारा बच्चा ज़रा होश संभालता है तो फास्ट फूड्स की तरह लपक पड़ता है और घर के अंदर भी उसे यही दिया जा रहा होता है। नतीजा क्या होगा कि उसके खून में तेज़ाबी मादे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसे उनके जब वो गोश्त खाएंगे, ज़्यादा लेंगे, तो उनकी बॉडी में बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या होगा, यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। और यही यूरिक एसिड जब उसके जॉइंट्स के अंदर आता है तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म इख्तियार कर लेता है, एक क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे हम मोनोसोडियम जो है क्रिस्टल्स कहते हैं। अब जब ये वहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ों में जब डिपॉजिट होंगे तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसको वहीं पर रोकने के लिए अपना एक रिएक्शन देगा, तो आपके जोड़ स्वेल करना शुरू कर देंगे। अब सेकेंडली ये है कि जोड़ों ये यूरिक एसिड बढ़ने की और वजह क्या हो सकती है। एक तो हमने ग़िज़ाएँ ऐसे ले ली जो कि बेसिकली जिनका बाय प्रोडक्ट यूरिक एसिड ज़्यादा था। सेकंड ऐसा भी तो होता है आपका यूरिक एसिड नार्मल बन रहा है बट आपका किडनी प्रॉपर एक्सक्रीट ही नहीं कर रहा, तो भी तो आपका यूरिक एसिड बढ़ गया ना। अब बहुत से लोग जिनको जोड़ों में दर्द होता है, मगर वो तो फिर किडनी का इशू हुआ ना। नहीं, वो भी तेज़ाबियत की वजह से किडनी फंक्शन ये वो अंडर चला जाता है, अंडर सिक्रीशंस हो जाते हैं, किडनी जो है वो अपना सिक्रीट प्रॉपर नहीं कर रहे होते। अब उसमें हमने ये देखना है कि अब मरीज़ जो है इसके जो हमारे पास आता है तो उसमें बहुत सारी अलामात में लेके आता है। जैसे हमारे पास पेशेंट आया, हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस का आया, उसमें क्या होता है कि जोड़ों के अंदर जो ल्यूब्रिकेंट था, जो सैनिएबल फ्लूइड था, वो खुश्की की वजह से ड्राई अप हो गया, जोड़ों के अंदर गैप कम हो गया, जोड़ों के एंड पे जो कार्टिलेज लगा होता है वो घिसना शुरू हो गया और उससे हमें जोड़ों का दर्द हो गया। दूसरे हमारे पास मरीज़ वो आते हैं जिनका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, जब आपके कोई भी वायरस आपकी बॉडी में एंटर हुआ, आपकी बॉडी ने उसको किल करने की एंटीबॉडीज़ बनाई
अब वो एंटीबॉडीज ने बजाय उस वायरस को किल करने के आपके जॉइंट्स को भी अपना दुश्मन समझा और उस पर अटैक कर दिया। तो मतलब ये आपका मुदाफ़ाती निज़ाम की गलती की वजह से, जिसने बेसिकली आपको बीमारी से बचाना तो उसने आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब तीसरी जो वजह, जैसे मैंने बताया, गाउट, यूरिक एसिड, छोटे जोड़ों के अंदर जो दर्द हुआ ये यूरिक एसिड की वजह से बढ़ गया। तो अब छोटे बच्चे जो 16 साल से कम थे, अब उनमें जोड़ों का दर्द हम देखने में आ रहे हैं। पहले तो 60 साल की उम्र में होते थे लोग, लेकिन वो लोग एक्टिव होते थे, वो अपनी ग़िज़ा को प्रॉपर लेते भी थे। इस तरह की तुर्श चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ये गोश्त वोश्त के वो ज़्यादा शदाई नहीं होते थे। खट्टी चीज़ों से भी जी होता है? बिल्कुल ऐसी है कि वो जब खट्टी चीज़ क्या आपके रतूबात को कम करेंगी, जब आपका सिनेबल फ्लूइड कम हो जाएगा और जोड़ों के अंदर जो रतूबात हैं जब उसकी प्रोडक्शन कम होगी तो ज़ाहिरों में जॉइंट जो है गैप कम हो जाएगा और आप जोड़ों के दर्द का मरीज बन जाएगी। का ये जिस्म में हो जाता है तो सिर्फ जोड़ों का दर्द नहीं बल्कि ये तो हेयर फॉल होना, बहुत सारी हेयर फॉल्स भी आएंगे, आपके बॉडी टेंडर आना शुरू हो जाएंगे, आपके मसल स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा जो लोग अब यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करते, प्रॉपर इलाज नहीं करते, तो चूँकि यूरिक जो है सॉल्युबल फॉर्म में तो रहता नहीं है, तो फिर क्या होता है ये गुर्दों के अंदर स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर जाता है और ऐसा ऐसा आपके गुर्दे भी नाकारा कर देता है। यानी ये जोड़ों का दर्द सिर्फ ये नहीं है कि जोड़ों को लेकर बैठता है, ये आपके गुर्दों को भी मुतासर करता है और आपके दिल के वाल्व्स को मुतासर भी करता है और उस वक्त आपको जो है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ भी हो जाती है। इतनी सी चीज़ को लेकर ये बात इतनी बढ़ जाती है? जी बिल्कुल, इतनी मामूली सी चीज़ को। तो सर हमने एहतियात जो करनी है वो क्या क्या है पहले बता दें, फिर उसके बाद हम मेडिसिन की तरफ आएंगे। एहतियात तो जैसे, मगर मुझे एक ब्रेक चाहिए, ब्रेक के बाद हम इसको एलैबोरेट करेंगे। आप कॉल्स भी कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ ज़बरदस्त हकीम साहब मौजूद हैं, इसाक साहब हैं और वो आपके सवालों का जवाब भी देंगे। ठीक है, ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक। और हम जोड़ों के दर्द के ऊपर बात कर रहे थे, तो अब हम दवा भी पूछेंगे क्योंकि हल ज़रूरी है। अब इस तकलीफ़ का क्या इलाज है, क्या बताएंगे आप कि किस तरीके से हम कौन सी दवाइयाँ जो है घर में बना सकते हैं जो कि हर्बल भी हो, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और हमारे जोड़ों के दर्द में आराम आ जाए? जी, इसका जब हम जोड़ों के दर्द की बात करते हैं उनके इलाज के, तो मैं जो कम उसका अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देता हूँ, मैं एग्जैक्टली वही यहाँ पर भी आपके सामने भी और लोगों को बताने जा रहा हूँ। वही अज़ा जो मैं ख़ुद बना के पेशेंट को देता हूँ, ऐसे अज़ा जो आपके बहुत सादा से होते हैं, आराम से बाज़ार से मिल भी जाते हैं। इसके लिए हमें 3 चीज़ों को देखना होता है। पहले तो ये है कि जितने भी जोड़ों के मरीज़ होते हैं, मैंने देखा उसमें 90% लोग जो होते हैं वो कब्ज़ के मरीज़ होते हैं। उनको प्रॉपर तौर पे डेली स्टूल पास नहीं होता। जब स्टूल पास प्रॉपर नहीं होगा तो उसकी वजह से उनकी बॉडी थकावट का शिकार रहेगी, स्टिफनेस का शिकार, आराम फील करेंगे। तो जोड़ों के दर्द के मरीज़ को सबसे तो पहले मैं कहता हूँ कि रात को सोते हुए वो आधा कप नीम गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच यानी 5 ml आपने ये जो इसमें आपने कैस्ट्रॉइल है वो आपने लाजमी पीना है, ताकि सुबह के टाइम आपका स्टूल प्रॉपर तौर पे पास हो और जितने वेस्टेज हैं वो आपके मैक्सिमम बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। जी, नीम गर्म दूध आधा कप हो और 5 ml ये 1 खाने वाला चम्मच ये आप उसमें ऐड करें और नीम गर्म आपने रात को पी लेना है। सर वेट भी कम रहेगा, पेट भी साफ रहेगा। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच ऐसे भी पी सकते हैं या नीम गर्म पानी में पी लो, या फिर बादाम का तेल भी कहते हैं कि पेट की ड्राइनेस के लिए अच्छा होता है, नॉर्मली रोज़ पी लें। बादाम का तेल तो स्किन के लिए भी अच्छा होता है। क्या इस तरह से 1 चम्मच अगर पानी में दूध में पी लें ठीक है? इसके अंदर ये क्वालिटी है कि ये खुद एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ये जोड़ों के दर्द के मरीजों के लिए बहुत ही कमाल का है। अच्छा, कैस्टर ऑयल? कैस्टर ऑयल नेचुरल है। हाँ, आपको पता है कि इसका कोई और इसके निस्बतन ऑलिव और बादाम का तेल जो वो है भी लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। बट मैं ये इतना 30 साल से पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ, मेरे रिसर्च है इसके ऊपर, वो इसके है कि राहत को मैंने लाजमी इस पेशेंट को देना है ताकि उसकी अंतड़ियाँ और बिल्कुल साफ रहें। अच्छा, अब ये कब तक इस्तेमाल करना है? कोई एक टाइम पीरियड होता है अगर किसी को ये इशू चल रहा है, ठीक है, कब्ज़ का, और वो ठीक हो जाता है, सपोज आप 2 महीना 1.5 महीना, तो क्या उसके बाद ये रोक दे अमल या फिर करता रहे ये लाइफ टाइम? तो मैं आपको इसके बारे में ये अर्ज कर दूं कि जब भी कोई शख्स जोड़ों के दर्द का शिकार हुआ और वो मेडिकल टैबलेट पे चला गया, तो जब तक वो मर के कब्र की दीवार को नहीं छू लेता उसकी वो मेडिसिन बंद नहीं होती और उसे सारी, और एक दिन भी उसने बंद किया, अगले दिन बेचारा 4 पैसे उठ नहीं सका। जबकि हर्बल के अंदर ये है आपने 2 से 3 माह इसे प्रॉपर यूज कर लें, सारी जिंदगी के लिए आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हम उसकी रूट काज का इलाज कर रहे होते हैं। वाह, ठीक है। तो इसलिए जब आप देखें आप बिल्कुल जोड़ों का दर्द ठीक हो गया तो फिर आप उसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसके लिए जो खाने के लिए मैं दवाई देता हूँ वो 6 अज़ा पे मौजूद शामिल होती है
और उसमें पहली चीज़ ये है कि ये है सुंड, जिससे हम जिंजर कहते हैं। इसके अंदर जिंजरोल होता है, इसका एक्टिव एल्कलाइड जो है, और यूँ समझे ये खुश्क अदरक है। ये आप पंसारी से आराम से मिल सौंठ, जाएगी, बिल्कुल। सौंठ और या खुश्क अदरक, आप इसे जिंजर भी कहते हैं आप इस। सेकंड ये इसके अंदर जो शामिल है वो है असगंध नागौरी। ये असगंध क्या है? ये एक पौधे की जड़ है जिसे अक्सन कहते हैं, और ये नागौर, इंडिया के इलाके नागौर में जो अक्सन पैदा हो रहा है वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर इफेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटी रिमेटाइज भी है। अच्छा, ये इसके अंदर ये क्वालिटी है कि ये लेने से आपके जोड़ों का दर्द जो है वो उसको अफाका और बेहतरीन होता है। अच्छा। नहीं, अब ये जो आप फार्मूला बता रहे हैं, एक तो आपने सूंड बता जी, दी, दूसरा मैंने असगंध नागौरी बताया, ये 2 चीजें हो और गई। तीसरी चीज हमारे पास है सरंजान शीरी। ये सरंजान की 2 किस्में, एक सरंजान तल्ख होते हैं, दूसरा सरंजान शीरी होता है। और आप देखेंगे सरंजान की जो अगर शक्ल भी देखें तो बिल्कुल आपके घुटने की शक्ल की बिल्कुल नजर आ रही है। रब ने बनाया ही इसकी ये कॉल्चिकम को कि ये जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। वाह। ये तीसरी चीज आपने ये लेनी है सरंजान शीरी, अच्छा, तलख नहीं लेनी। चौथी चीज आप इसमें लेंगे काली मिर्च, हर घर के अंदर मौजूद होती है। पांचवी काली चीज, मिर्च क्या काम करेगी? जी जी, काली मिर्च आपके हाजमे के अमल को बेहतर करती है। तो उससे जोड़ों का दर्द का क्या ताल्लुक? जब तक हम अगर तिब्बी जबान में कि यूरिक एसिड क्या है, तो हम कहते हैं ये कच्ची खिजा है, अनडाइजेस्टेड फूड है जो आपके ब्लड में शामिल हो चुकी है। ओए होए होए, अच्छा। जब तक आप मैदे की सलाह नहीं कर लेते, हाँ। मैदे को आप ठीक नहीं कर लेते, उसका डाइजेशन इंप्रूव नहीं कर देते, आपकी यूरिक एसिड प्रोडक्शन ठीक हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए ये हमने इसको शामिल किया। 4 चीजें हो गई सर अभी तक। पांचवी चीज मैंने इसके अंदर शामिल की है अजवैन। अच्छा, ये भी आपके डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करती है, और आपको पता भी है हाजमा, हाजमे को ब्लोटिंग, बहुत सारी बेहतर चीजें करती है। ठीक कर यानी देती है। जोड़ों के दर्द में जहां पर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी जो रेमेडीज दे रहे हैं, वहां पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने की मेडिसिन भी इसमें शामिल करेंगे। ओके, ठीक है। और लास्ट इसके अंदर जो चीज आ रही है दैट इज द भखड़ा। पकड़ा। इसे ट्रेबुलस इंडिका कहते हैं, और ये कांटेदार होता है, ये पंसारी से मिल जाता है। इसका फंक्शन क्या है? ये ड्यूरेटिक है, ये पेशाब आवर है, ये आपके किडनी के फंक्शन को जो अंडर फंक्शन चला गया था उसको एनहांस कर देगा, और आपका यूरिक एसिड स्पीड से खारिज होना शुरू हो जाएगा। सही, तो पथरी के लिए भी बड़ा अच्छा होता है ये ना? पथरी भी तो यूरिक एसिड की बनती है, मैंने पहले भी बताया ना जी। तो ये यूरिक एसिड की पथरी का बेहतरीन चीज है। यानी मैंने आपको 6 चीजें बताई। पहले मैंने बताया सुन, असगंध, सरंजान शीरी, काली मिर्च, इसके अलावा अजवाइन देसी और बखड़ा। ये 4 चीजें बराबर वजन में 50-50 ग्राम आप लेके इनको पाउडर करके इनको मिक्स कर लीजिएगा, तो आपके पास इस कलर का ये कंपाउंड तैयार हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड ये बताऊं कि जितने हम सारी जिंदगी महंगी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, आप ये मेडिसिन बनाएं, आपको पर डे 30 रुपए पर डे के हिसाब से दवाई मिल जाती है। और सर इसका क्या हमने किस तरह से इस्तेमाल इन करना है? सब को अलग अलग पाउडर करना है, छानी से छान लें और मिक्स कर लें, तो आपके पास इस कलर का ये पाउडर तैयार हो जाएगा। ये मैं आपको बता, फिर इसको कैसे खाना है? ये आधी चम्मच इतनी सी मिकदार में, ठीक है, पानी के साथ, जी पानी के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आधा चम्मच देख लें, इतना कोई दिया है इन्होंने, कोई फुल आधा भी नहीं, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून इस तरह से। ठीक है, अब इसको ऐसे ये आपको जिंजर का टेस्ट इसमें ज्यादा आ रहा है। जिंजर और काली मिर्च है। और ये कोई कड़वा नहीं है, बिल्कुल बेज़ायका सा है, बस हल्का सा काली मिर्च और जिंजर की मिर्च लग रही है। उसने आपने जड़ दें। एक कॉल है सबा की, वो भी शामिल करते हैं। चले जी, जब मैं आपके सामने खा सकती हूँ तो ये चीज़ें आप भी बना के खा सकते हैं। इसका मतलब यही चीज़ें जो है ना, हर्बल चीज़ें, यही चीज़ें आपको बचाएंगी, यही आपका इलाज है। सबा जी कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगी सबा? बहुत अच्छा प्रोग्राम आपकी टीम और आप पेश करती हैं, लेकिन अक्सर कॉल नहीं मिल पाती, आज मिल गई, ये अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, मुझे पूछा था, मेरे भाई हैं आरिज़म, अच्छा, जो मंगोल टाइप में होते हैं, अच्छा, एक जैसे, तो उनकी पता नहीं क्या होता है कि उनका पाँव ना खुद से ही स्वेलिंग करने लग जाता है, मतलब 1 माह में, 1.5 माह में, किसी भी टाइम का कोई लिमिट नहीं है, और उसमें इतनी शदीद पेन होती है, वो बेचारे उठ नहीं सकते। पेन किलर देते हैं तो उन्हें हमें देनी नहीं है ज्यादा, फिर पेन रिलीफ के लिए इंजेक्शन भी उन्हें मना किया हुआ है।
ऐसा क्या इशू है, क्या हम उनको कोई होम रेमेडी बना के दे सकते हैं? अच्छा ये पहले बता दें कुछ चीज़ें, मेन में उनको शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर बीपी का कोई नहीं, बल्कि बीपी उनका बहुत लो रहता है, हार्ट बीट बहुत कम रहती है। ओके, और उनका क्या कहते हैं यूरिक एसिड वाला कोई इशू है? यूरिक एसिड होता है, लेकिन हम उन्हें मेडिसिन या जैसे इन्होंने होम रेमेडी बनाई हुई है, ये हमने देनी होती है 4 चम्मच कभी कभी। क्या होम रेमेडी बनाई है? आप वो रेमेडी भी बता दें, क्योंकि उन्होंने जो इलाज तजवीज़ करना है आपको पहले वो देख लें कि वो क्या खा रहे हैं, क्या खाते हैं। क्योंकि उनके ऐसे बच्चों को ना हम लोग होम रेमेडी जो किसी की बताई हुई होती है ना, जैसे कि हम इनसे मशवरा कर रहे हैं उसके मुताबिक ही हम एडवाइस करेंगे, तो वो मैं ज्यादा नहीं देती, लेकिन वो एक मेडिसिन है गोल यूरस, तो वो मैं दे देती हूँ उसको 1 हफ्ते में। तो एलोपैथिक मेडिसिन है, हाँ, अमेरिकन भी होती है और ऐसी भी होती है, लोग मोस्टली वो इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, और एज बता दें, एज बता दें। एज उनकी है 27-8 ऐसे ही है। अच्छा। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि क्या इनका कोई ऐसा पेज है जहाँ पर हम सोशल मीडिया पर इनसे अपनी रहनुमाई ले सके? आप सोशल मीडिया पे जी हैं? बिल्कुल, हकीम इसाक सुल्तान के नाम पे मेरा यूट्यूब चैनल है और 50,000 प्लस मेरे फॉलोअर्स हैं। आप मुझे वहाँ से आपके नंबर्स लिखे हुए उसके ऊपर? जी बिल्कुल, मेरे नंबर से नाम लिखिए हकीम इसाक सुल्तान, मेरा यूट्यूब चैनल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आप उनसे रहनुमाई ले लीजिए। स्क्रीन पे भी करते हैं। और दूसरा ये कि मैं सीधा ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे भी कोई होम रेमेडी आती है ना, कोई भी आपको बताता है, थोड़ा सा एक साइड पर स्क्रीन पे अगर उसका लिख के दे दिया जाए तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। गुड आइडिया, आई लाइक इट गर्ल, वेरी नाइस। थैंक यू। अच्छा, नहीं बात उनकी सही है। अच्छा, और दूसरा हम कब ये कोशिश करेंगे, कि कोशिश नहीं हम करेंगे, अली राना जी सुन रहे हैं आप पीसीआर में? अच्छा, अब ये हम करेंगे कि जो फॉर्मुलेशन यहाँ पे हमारे पास तैयार हो रही होती है, हम वो पूछ लेंगे पहले साख साहब आपसे, तो उसके बाद हम साइड पे एक चार्ट बना के ना उसकी वो पूरी लिस्ट जो है ना बना के, ताकि वो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लेगा, बिल्कुल, ताकि उन तक वो भूले ना। ये बात अच्छी आते ही इसलिए हैं ताकि लोगों को नेचर की तरफ लाएं। हाँ। और अपना इतना 30 साल का एक्सपीरियंस लोगों में शेयर करें, भाई ये आप यूज करें और आपको डेफिनेट रिजल्ट मिलेंगे, आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करना ऐसे। अच्छा सर, ये तो मैं लेके जाऊंगी ना जी, ये तो मैं लेके जाऊंगी। अब इसका इलाज बता दे बच्ची का, ये मैं लेके जाऊंगी। अच्छा, मुझे कोई इशू नहीं है, मगर मैं फिर भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। ओके, बस अब आप बच्ची का इलाज बताएं। ये तो यही अज़ा जो मैंने आपको बताए हैं, ये ऑल टाइप ऑफ द अर्थराइटिस किसी भी तरह का क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट आप ये कीजिए, उनके टेस्ट जरूर करवाइए, सीरम कैल्शियम लेवल चेक करवाइए, सीरम यूरिक एसिड लेवल चेक करवाइए, और फर्दर अगर चेक करवाना चाहते हैं तो उस जॉइंट के अंदर जो सैनिवल फ्लूइड है उसको लैब में भेजिएगा, डॉक्टर जो है वो वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट, और उसमें चेक करवाएगा क्या इसके अंदर जो है वो कोई क्रिस्टल ऐसे तो नहीं आ रहे यूरिक एसिड के जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। जब ये कंफर्म हो जाए कि ये यूरिक एसिड की वजह से है तो ये रेमेडी दीजिएगा, 1 माह के अंदर 50% ये ठीक हो जाएंगे। 1 माह के अंदर? जी बिल्कुल। अब देखो दूसरी तरफ सारी जिंदगी खाना है उन्होंने, फिर आफ्टर इफेक्ट्स होने हैं उसके, रिजल्ट तो आपको उसको 3 डोजों से ही मिलना शुरू हो जाएगा, रिलीफ होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं, पूरे सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, किडनी की एक्सक्रीटरी सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्मेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 1 माह जरूर देना पड़ेगा। भाई ये एक छोटी सी इस तरह की जो फकी आपने बनाई है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 अज्जा इस्तेमाल करके बस हम मिकदार लेने 50-50 ग्राम और उसको पीस लेना है। ठीक है, सोशल मीडिया पर रील अवेलेबल होगी जोड़ों के दर्द के लिए। तो ये आपने जब भी सफूफ पाउडर इस तरह से पीस लेना है, आधा चाय का चम्मच आपने रोज इसको फाकना है, एक टाइम, और रात को भी ना 2 टाइम आपने आधा चाय का चम्मच जो है वो लेना है। ठीक है, और ये वाकई बहुत अच्छी है। ये इससे आपके एक से वो कहते हैं ना 3-4 शिकार हो रहे हैं, जिसमें देख लें आपका हाजमा ठीक हो रहा है, आपकी ब्लोटिंग ठीक हो रही है, आपका पेट ठीक हो रहा है, आपका कब्ज ठीक हो रहा है, आपकी जो घुटनों के जोड़ों की दर्द है वो ठीक हो रही है, आपकी हड्डियां मजबूत हो रही है, आपकी किडनी फंक्शन ठीक हो रहा है। ठीक है, आपकी पथरी वाले जो इश्यूज हैं वो भी, क्योंकि इसके अंदर बखड़ा भी है, बहुत सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ों का जुज है। प्लीज़ अपनी हड्डियों को मजबूत रखिए। अगर आपकी हड्डियां काम नहीं करेंगी तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। ब्रेक लीजिए। अच्छा जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। हम जोड़ों के दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं, उसका इलाज भी पूछ रहे हैं। अच्छा, कलौंजी का तेल, जैतून का तेल, ठीक है, ऑलिव ऑयल वगैरह इस तरह से कहते हैं गर्म करके
मलो, मसाज करो, थोड़ी मसाज से ब्लड सर्कुलेशन होती है, उससे भी घुटनों का दर्द, ये जोड़ों में हड्डियों में थोड़ी सी मजबूती आती है। छोटे छोटे बच्चों को भी मालिश करते हैं ना हम लोग तेल को गर्म करके, तो हड्डियां मजबूत होती हैं कहते हैं। ये क्या बात हकीकत है, सच्ची है? बिल्कुल ऐसा ही है कि दरअसल पहले हमने बताया कि ये सर्दी खुश्की से ये मर्ज होते हैं, गर्म तर मिजाज इसके जिन चीज़ों का इलाज करेंगे वो क्या करेगा, इसको टेंडरनेस को ख़त्म करेगा, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगा, रेडनेस को ख़त्म करेगा। लेकिन मैं आज आपको इंतहाई सिंपल ऑयल बता रहा हूँ जो घर में बनाया जा सकता है और उसका इतना अच्छे रिजल्ट हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, किसी के गर्दन जो है, हाँ सर्वाइकल गर्दन मोबाइल की वजह से, हाँ किसी को कमर के अंदर बस के स्टिफनेस की वजह से दर्द आ गया हो, किसी को शाटिका स्टार्ट हो गई हो, किसी को जोड़ों का, किसी को चोट लगने की वजह से वो जगह स्वेल करे और दर्द हो रहा हो, और किसी को लकवा और फालेज हो जाए, तो भी ये ऑयल उनके लिए इफेक्टिव है और वेरी सिंपल है। अच्छा, कौन बनाना सा तेल वेरी इजी। कौन सा तेल है? सबसे पहले तो आपने लेना है ये सरसों का तेल, हर घर में मौजूद होता है। हाँ। आपने 250 ml ये ले लिया। अच्छा। किसी बर्तन में आपने डालना है और इसको खूब गर्म करना है। जब ये गर्म हो जाए, हाँ एक चीज़ है, जब भी ऑयल को बनाना है छत पे बनाना है, क्योंकि इसके जो अंदर में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट डाल रहा हूँ, अब ज़ाहिर है कि जब उसमें डालेंगे तो थोड़ा सा स्मोक उठेगा और वो स्मोक भर किचन में ठीक नहीं रहेगा। हाँ। आप इसे ओपन जगह पे बना लीजिएगा। सरसों का तेल भी जब काढ़े तो हाँ बाहर, तो आपने 250 ml किसी बर्तन में डाल करें, जब ये खूब गर्म हो जाए, लोहे के कढ़ाई में तो नहीं, लोहे के कढ़ाई में कर ले, वेल एंड गुड। ठीक है, उसके अंदर आप जो चीज़ डालनी है वो है ये रतन जोत, यानी 250 ml आपने तेल लिया और उसके अंदर ये रतन जो होता है, ये जमीन के अंदर एक पौधा है जिन्हें उसकी जड़ है, या इसने आपने इसे चूरा कर इसमें डाल देना, उसमें ढक्कन दे देना, चूल्हा बंद कर देना है। आपने नहीं समझ आया, पहले तेल को गरम कर किया, जब वो कड़कड़ाने लगा चूल्हा बंद कर दिया, और ये आपने इस तरह तोड़ के, यानी इसके बरे के अलग अलग ये बन रहे हैं, इजी है। आपने पहले तोड़ के रखे, उसके अंदर डाल के हिलाना है और ढक्कन दे देना है बस। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में, ये 10 से 15 मिनट जब वो ठंडा हो जाएगा, आपने इसको जो है स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेना है। अच्छा। ताकि ये सारी साइड पे चली जाए, जो ऑयल है आपके पास वो मिल जाए। ठीक है, जब वो ऑयल मिल जाए तो आप इसके अंदर ये एक आपके पास मिलता है विंटर ग्रीन ऑयल, ये एक लकड़ी का ऑयल है जो केमिस्ट से आपको मिल जाएगा। विंटर ग्रीन ऑयल, विंटर ग्रीन ऑयल, ये हर्बल ऑयल है, याद रखिए। ये बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो जाता है आपके स्किन के अंदर, इमीडिएट इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देता है, जोड़ों की स्टिफनेस को खत्म करता है, तो पेन तो खुद ब खुद रिलीफ हो जाएगा। वाह। ये आपने, मैंने बताया, ये आपने लिया 250 ml, ये आपने उसके बाद ली यहाँ पर, ये आपने लिए है 50 ग्राम। ठीक है, ये रेशो याद रखिए। जब ये ऑयल आपने तैयार कर लिया, एंड पे आपने 5 ml ये विंटर ग्रीन ऑयल उसमें ऐड कर देना है। ठंडा तो नहीं करना तेल को पहले? वो ठंडा ऑलरेडी हो चुका था, जब स्ट्रेन किया तो ठंडा था। ओके, उसके बाद डालना है जी, उसके बाद आपने इसमें डालना है और फिर किसी शीशी में डाल के रख लीजिए, तो आपके पास इस कलर का ऑयल तैयार हो जाएगा। ओके, ये लाल हो गया सर? क्योंकि ये रत्न जो है, जब ये खुद भी देखें डार्क रेड कलर की है, जब ऑयल में जाती है तो इसको ऑयल को बिल्कुल इस ये रेडिश कलर कर देती है। अच्छा, तो ये आपने क्या करने के देने, एक दफा या 2 दफा हल्के हाथों से मसाज कीजिए, उसके ऊपर रुई रखिए और कपड़े से उसको बांध दीजिए, तो आप देखेंगे सिर्फ 10 मिनट के अंदर चीखता चिल्लाता मरीज हंसी खुशी बैठा होगा कि मुझे आराम आ गया है। इसलिए जो चीज हमने खाने देनी है, लगाएंगे भी साथ, तो आपको बहुत जल्दी से रिलीफ मिल जाएगा और ये पक्का इलाज हो जाएगा। किसी को चोट लग गई तो भी आप ये लगाइए। अब जैसे वो मोहतरमा में अब निकाल करके बता रही है, मेरे भाई के पाँव के अंदर ये प्रॉब्लम है, खाने की दवा के साथ आप ये भी एप्लीकेशन लीजिए। पाँव सूज जाए लोगों के शुगर की वजह से भी वो भी इशू होता है, वो अच्छा उसके लिए नहीं है, अलग है। जहाँ पर पेन है, इन्फ्लेमेशन है, चोट की वजह से, या जिनकी हड्डी टूट गई, उसके बाद हड्डी जुड़ भी गई, दर्द नहीं जा रहा, किसी को चोट लग गई है तो भी आप ये लगाइए। अब जैसे वो मोहतरमा में अब निकाल करके बता रही है, मेरे भाई के पाँव के अंदर ये प्रॉब्लम है, खाने की दवा के साथ आप ये भी लोकल एप्लीकेशन दीजिए। पाँव सूज जाते हैं लोगों के शुगर की वजह से भी, वो भी एक अलग इशू होता है, वो अच्छा उसके लिए नहीं है, वो एक अलग इशू। जहाँ पर पेन है, इन्फ्लेमेशन है, चोट की वजह से, या जिनकी हड्डी टूट गई, उसके बाद वो हड्डी जुड़ भी गई लेकिन दर्द नहीं जा रहा, तो आप ये उस पर अप्लाई कीजिए। अच्छा, वो दर्द भी खत्म हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, चोट लग गई और जगह सेल कर गई चोट की वजह से, ये अप्लाई कीजिए। मैंने एक पेशेंट को ये ऑयल दिया है, एक बच्चा मेरे पास, वो फुट ड्रॉपिंग थी, यानी उसका पाँव ऐसे था, वो उठा नहीं सकता था ऊपर, ऐसे ड्रॉप कर जाए, सिर्फ लोकली तौर पे ये इस्तेमाल करवाया, उसकी फुट ड्रॉपिंग ठीक हो गई, यानी पाँव का फालिज ठीक हो गया। वाह, यानी इतनी कमाल की ये चीज़ है।
और ये आप लोगों के लिए है, ये ताकि आप लोग सेहतमंद जिंदगी गुजारें। सर अब एक चीज हमारे पास एक लोग मैं कुछ और भी बोल दूं, कुछ बच्चे जिनके कोई हाथ या पाँव ऐसे फालिज की वजह से पैदाइशी कोई मसले होते हैं वो भी लगा सकते हैं? बिल्कुल ये लगा दें कि ये इसके स्टिफनेस को खत्म कर देगा, ये स्वेलिंग को खत्म कर देगा और उसकी मोबिलिटी को बेहतर कर देगा। उसकी थेरेपी में हम इस ऑयल की मसाज को डाल बिल्कुल ऑयल की मसाज करें और इमीडिएट रिजल्ट लीजिए। ओ वाह, सुने बहुत आसान और बहुत अच्छा नुस्खा है ये। जस्ट 3 अज्जा का मजबूआ, एक ऑयल, दूसरी रतन जोत और तीसरा विंटरग्रीन ऑयल। और बनाने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, बहुत आसान है, बहुत अब आसान। इसके बाद हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं, यूरिक एसिड भी नॉर्मल, कैल्शियम भी नॉर्मल, कोई और प्रॉब्लम भी नहीं है, किडनी में से ही कम करे, अगेन उनको जोड़ों का दर्द हो रहा है, खासतौर पे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पाँव के यानी एड़ियों का दर्द। ये वो कौन से लोग होते हैं? ये मोटे लोग होते हैं अच्छा, जिनका उनका अपना वेट ही उनके इतना बोझ होता है कि उनके घुटनों की जो दरमियान है उनमें पेन करना शुरू कर देता है। हाँ, उनके तो जिस्म में आप तकलीफ इसके है। इलाज जोड़ों के दर्द के मुताबिक मत कीजिएगा, हाँ ये गलत करेंगे आप। अच्छा, तो फिर करें क्या? ऐसे लोगों को वेट कम करने की दवाई हम देते हैं। जैसे वेट कम होता है जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। वो बेचारे पेन किलर सारी जिंदगी खा रहे होते हैं और मैदा खराब कर रहे होते अच्छा, हैं। तो मोटे लोगों को जोड़ों के दर्द की दवा नहीं देनी है, उनको पहले मोटापे की दवा देनी है मोटापे कि की पहले दवाई मोटापा देंगे, कम जब- करो तो जोड़ों का दर्द खुद ही ठीक हो जाएगा। खुद ठीक हो क्योंकि जाएगा। घुटनों पे, पाँव पे उनके अपने वजन का जो है ना वो उनका अपनी ओवर अजाब है। इतना ज्यादा है कि वो उसको उसके इतना दबाव डाल रहा है कि उनकी हड्डियों का गैप कम होता जा रहा है। हाँ तो ऐसे लोगों ने क्या करना है, आपने ये चीज है तुम्मा, ये पंसारी से मिल जाएगा, ये ठीक है जी। आपने ये लेना है। दूसरे नंबर पर आपने ये लेना है इसके राई, ये सरसों की एक किस्म होती है। ये जो राई कलौंजी वाली है, ये वो ये राई है? है, ये कलौंजी अलग चीज होती है, ये राई है। अच्छा, ये नहीं सरसों की बल्कि ये उससे ज्यादा ये जो हम अचार में डालते हैं ना, जी, राई अचार में डालते ओके हैं। यानी तुम्मा, राई और तीसरी चीज ये गंधक आंवला सार है। ओके, ये हमें और तीनों चीजें बराबर वजन में लेके इनको ग्राइंड कर लीजिएगा और ग्राइंड करने के बाद मिक्स करेंगे तो आपके पास इस कलर का पाउडर तैयार हो जाएगा। सर ये मगर पीला तो नहीं है? ये इसके अंदर जब मिक्स हो बाकी दो चीजें जब ऐड करेंगे तो आप देखिए कि वो सिर्फ आपने वो येलो गंधक, वो जो गंधक है वो कम इस्तेमाल किए क्या? बराबर वजन में है, लेकिन बाकी चीजें भी तो उस तरह की हैं। जब मिक्स अच्छा। करेंगे तो उसका कलर ये नहीं, इसलिए मैं सामने ला रहा हूं ताकि पता चल जाए कि ये चीज किस कलर में और कैसे तैयार सर हो इसका क्या टेस्ट है, इसको कैसे खाना है, इसको इसको भी बिल्कुल करवाएं? कैप्सूल फॉर्म में खाना है जी। ये बिटर है, कड़वा है, बहुत ज्यादा तुम्मे की वजह से तो तो हम ऐसे खा ही नहीं सकता 1000 mg का कैप्सूल भरेंगे। हाँ, तो एक कैप्सूल आपने सुबह दोपहर शाम खाना है। मैं अभी ऐसे नहीं चख सकती। नहीं चख सकते इतना क्योंकि कड़वा बहुत होता है? कड़वा है, क्योंकि ये आज के अंदर तुम्मा है, तुम्मा बहुत ज्यादा कड़वा है। इसका कैप्सूल फॉर्म में देंगे हम। सर ऐसे हल्का सा टेस्ट करूं? अगर कोई खा ले कड़वी कड़वी चीज में तो बहुत ही कड़वी है क्या? कड़वी तो है, ऐसी हल्का सा तो देखो ना। ले लें आप। कड़वा है, हाय हाय हाय, अच्छा इतना ज्यादा ये नहीं कोई खा सकता। ये कैप्सूल फॉर्म में देना है। कैप्सूल ही, हाँ हाय अगर हाय कहीं तो हाय। कैप्सूल मेरे पास सेम है, उसमें फिल करके आपको बता देता हूँ। कैप्सूल पड़े आपके हाँ, पास? मेरे बैग में पड़े। ये बेटा कैप्सूल निकाल के देना बेटा बैग यहाँ से से। निकालें। कड़वा, बहुत ये बैग कड़वा, मेरे पास बिल्कुल ही नहीं, गलती से भी नहीं चखिएगा ये बेटा मेरे वाकई। पास इसको नहीं। कैप्सूल फॉर्म में खाना है। अच्छा, अब इसको कैप्सूल में भर के फिर किस तरीके से खाना है? जी, दो मैं आपको बता देता हूँ इसको। टू कड़वा बनाए तो उसको चखे भी ना। ये है 1000 mg का कैप्सूल, जिसे हम 00 कैप्सूल कहते हैं जी। ये खाली कैप्सूल हमें कहाँ से ये मिल जाएगा? ये मिले किसी भी केमिस्ट के ये दुकान से मिल जाता है, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता अच्छा है। ठीक है, फिर इसके अंदर हम इसको आपने इसे कंटेनर में ऐसे डाला। ये भरने का स्टाइल भी चेक कर लें, जैसे आप लोग भरते हैं वैसे नहीं है। आपने इसके देखें कैप को ऐसे खोल और देखिए, आपने सिर्फ इस तरह आपने पुश करना है, ये जैसे मैं कर रहा हूं, ये कि ये पुश किया, अच्छी तरह दबाया तो आप देखें कि ये कैप्सूल भर गया। ठीक है, और आपने ये कैप्सूल का कैप इसके ऊपर इस तरह करके आपने इसको लगा दिया। ठीक है। अब आप इट इज रेडी टू यूज। अच्छा, ये जो इसको टाइट तो नहीं करना बंद करके दोबारा? नहीं, इट्स ओके, सही है। बस बस। अच्छा, अब मुझे- आप इसे पानी से ले सकते हैं, अब कड़वा भी नहीं सर है ये मेरे हलक से गुजर जाएगा, बड़ा नहीं है? जी। इसकी डोज इसे कितनी है? हाँ। अगर तो हम लोग छोटे कैप्सूल में भी ले सकते हैं तो कि फिर वो 2 कैप्सूल लेने पड़ेंगे। वो लेनी? ये अब अटकेगा तो नहीं मेरी? नेवर नेवर, अच्छा, बिल्कुल ऐसे, मुश्किल है। ये डिजॉल्व हो जाता है ना ऊपर? बिल्कुल ऐसे ही। इजीली इनटेक है, ले सकते हैं।
अच्छा, अब जिनके जैसे पास कैप्सूल ना हो वो इसकी टैबलेट बना लें, इसको अब थोड़ा सा गीला के गोल गोल टैबलेट बना लें इसकी। अच्छा, मैं तो मोटी नहीं हूँ मगर मैंने फिर भी एक खा लिया, को इसका इसका साइड कोई इफेक्ट आफ्टर तो कुछ इफेक्ट नहीं नहीं है, है। लेकिन क्या होगा ये दिन में यानी उनका स्टूल के रास्ते सारा इनका जो वो एक तो प्रॉपर कर देगा, और जितनी भी चर्बी है उनकी 3 से 4 हफ्ते के अंदर बिल्कुल कम कर देगा। यानी जो मोटे लोग हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मोटापे की वजह से जिनको जोड़ों का दर्द उनके तो फिर ये अक्सर दवा है। वाह, और वो जो इन्फ्लेमेशन हो गई बेसिकली ये दवा जो है वेट लॉस के लिए है, इससे जोड़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसकी वजह से जोड़ों का दर्द तो होता इसकी है। वजह से जोड़ों का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा, मगर है वेट लॉस मेडिसिन। वेट लॉस तो नाज़रीन, आज हम बात तो जो कर रहे थे जोड़ों के ऊपर कर रहे थे, मगर आपको एक टिप ये भी मिल गई कि वेट लॉस के लिए कितनी अच्छी मेडिसिन है, और जोड़ों के दर्द जो है ना उसकी वजूहात मोटापा भी बनता है। तो अगर आप मोटापे को भी ठीक करेंगे, अपनी ओबेसिटी को भी ठीक करेंगे, तो उसके साथ साथ आपका जोड़ों का दर्द भी जो है ना खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आपको जोड़ों के दर्द की मेडिसिन लेनी नहीं पड़ेगी। सर, बहुत अच्छा आपने शो दिया, जितनी अच्छी चीज़ें बताई हैं, कारआमद है, इस्तेमाल करने वाली हैं, और वो चीज़ें जो मैंने खुद भी आपके सामने इस्तेमाल की है, तो जब मैं खा सकती हूँ, मैं चीज़ें कर रही हूँ, तो उसका मतलब है आप भी कर सकते हैं। सारी सेफ हैं, हर्बल है, आपको फ़ायदा देंगी, कहीं से नुकसान नहीं देंगी। अपना ख्याल रखिए, अपने जोड़ों को मजबूत कीजिए। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाजरीन, अभी हम जो बात करेंगे वो है मौसम के ऊपर। जो बारिशों का जो स्पेल है पाकिस्तान के अंदर वो एंटर हो रहे हैं, ठीक है, और पंजाब के अंदर भी जौन सा जो वार्निंग वगैरह दी गई है मौसम के हवाले से कि बहुत शदीद बारिशें जो हैं वो होंगी। और बारिशों में जो आपको देखा है कि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है सैलाब का ख़तरा, ठीक है। उसमें नहरों के जो बंद हैं वो भी टूट जाते हैं, ठीक है, बड़े नुकसानात होते हैं उसमें, फसलें जो हैं, खेतें जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, लोगों की जो आबादियाँ हैं उसमें पानी घुस जाता है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जो ज़्यादा बारिशें होने की वजह से जो छतें होती हैं ना घरों की, वो गिरना शुरू हो जाती हैं, दीवारें गिर जाती हैं। अब उसमें होता ये है कि लोगों को करंट कितने लगते हैं, आपने देखा है कोई खंभों से बाहर ऐसे देखें आप, उनको करंट लगा हुआ होता है, ठीक है। किसी को घर के अंदर ही इलेक्ट्रिक शॉर्ट ऐसे लग जाता है क्योंकि बारिश की वजह से जो है ना दीवारें घिरी होती हैं। अब ये पूरा का पूरा एक डिज़ास्टर होता है, ठीक है। इस डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए जौन सा है ना, हमारे पास एक पंजाब डिज़ास्टर अथॉरिटी के डीडी जो है हमारे साथ मौजूद है, इरफान अली काठिया साहब हैं। उनसे हम बात करेंगे ताकि ये सारा जो डिज़ास्टर है इनसे किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरीके से हमने और क्या प्रिकॉशंस करनी है, गवर्नमेंट लेवल पे क्या करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। इरफान साहब, तो सबसे पहले यही बताइएगा कि ये जो PDM है ये बेसिकली इस वक्त क्या हिफाजती इक़दामात कर रहा है इस डिज़ास्टर से निपटने के लिए? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब, थ्रू आउट पंजाब जो भी कोई डिज़ास्टर्स हमारे मैप्ड हैं उनकी प्लानिंग, उसमें रेस्क्यू रिलीफ उसको इंश्योर करने का इरादा है और अदारा है। और इसमें आप जो मेनली अभी इस वक्त का देखें तो इस वक्त हमारा मेन फोकस है जो करंट मॉनसून है और आगे कोई पॉसिबल सैलाब का ख़तरा। तो अगर हम ओवरऑल वेदर प्रोजेक्शंस की बात करें तो इस साल 20 से 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल प्रेडिक्टेड है फॉर द होल कंट्री। और अगर पंजाब पे हम आए तो पंजाब का 16 से 20% अबव नॉर्मल रेनफॉल ये इस साल की प्रोजेक्शंस है। लेकिन इसमें एक जो ज़्यादा अहम बात है वो ये कि ये जो अबव नॉर्मल रेनफॉल पंजाब के लिए प्रेडिक्टेड है इसका भी ज़्यादा फोकस होगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ पंजाब, जिसमें गुजरात डिवीजन, गुजरावाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन अप टू उकाड़ा एंड फैसलाबाद, ये एक बेल्ट बनती है। तो इस जमन में जो मेन हमारा इस वक्त कंसर्न है वो यही है कि हम अर्बन फ्लडिंग का जो चैलेंज कोई पॉसिबल हो सकता है तो हम उस अर्बन फ्लडिंग के चैलेंज से बचें। और साथ ही साथ जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। अर्बन फ्लडिंग के चैलेंज से बचें और दूसरा इसके साथ साथ हमारा जो रिवराइन फ्लडिंग है उसकी हम पूरी अपनी तैयारी कंप्लीट रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ जो कोई रिवराइन फ्लडिंग की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। अच्छा, इस तैयारी में सॉरी टू कट,
इस तैयारी में होता क्या क्या है? फॉर एग्जांपल अगर लोग कहीं सैलाब आ गया है और या फिर कहीं पे कोई ऐसी छतें गिर गई हैं, तो आप किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करते हैं? क्या तरीक़ाकार होता है? कि आपके पास अपनी कोई ऐसी एम्बुलेंसेस वगैरह चीज़ें सर्विसेज होती हैं क्या कि आप इनको रेस्क्यू कर सकें, या फिर रेस्क्यू वालों को आप अलग से कोई टीम हायर करके उनको यूज़ करते हैं? जी, इसमें पीडीएमए पंजाब इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसके जो लोअर टेंटिकल्स हैं, जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, वो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स वो एक्स ऑफिशियो ऑफिस होल्डर्स हैं ऑफ प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के पास ऑलरेडी प्री पोजिशन हमारा जितनी भी लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स हैं, जिसमें अगर हम रिलीफ की बात करें तो टेंट्स, खुराक, हर चीज़ उसको पीडीएमए पंजाब थ्रू आउट पंजाब इंश्योर करता है। इसके साथ जो रेस्क्यू की एक्टिविटीज़ हैं वो रेस्क्यू 1122 हमारा जो एज रिस्पॉन्डर उनको तमाम लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है वो पीडीएमए पंजाब की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, और फिर ये दोनों टेक्टिकल्स को मिला के हम अपनी कंप्लीट प्रिपेयर्डनेस को इंश्योर करते हैं। तो मैं अगर इसमें जैसे गुजारिश कर रहा था कि अगर हम रिवराइन की बात करें तो इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ओवरऑल डैम्स की सूरत हाल है पंजाब में, अगर हम तरबेला को देखें, मंगला को देखें, तो इनमें अभी सफिशिएंट गुंजाइश मौजूद है कि अगर अपर कैचमेंट्स में बारिशें होती भी हैं तो इंशाल्लाह ताला हमारी अभी तक इन डैम्स की और रिजर्वायर्स की भरने की गुंजाइश की वजह से कोई बहुत बड़े फ्लोज जनरेट नहीं होंगे। लेकिन हमारा जो मेन चैलेंज है, और कल आशूर पे भी पीडीएमए पंजाब ने जिस तरीके से तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत की रोशनी में अलर्ट किया हुआ था कि बारिशें अब आगे ये जो करंट स्पेल है इसने 10 से 11 जुलाई तक इसी तरीके से कंटिन्यू रहना है, और इसमें अर्बन सेंटर्स में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इन अजला में बिल्कुल अर्बन सेंटर्स में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। अच्छा, मोस्टली होता यह है कि जो छतें वगैरह घरों की गिर जाती हैं, जो ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है ना, अब इनके लिए हाइड्रोलिक लिफ्टर्स वगैरह होते हैं जो उनको उठाते हैं, क्योंकि ऐसे तो उठाई नहीं जाती छतें वगैरह। अब ये जो लिफ्टिंग की जो सामान, ये चीज़ें, ये सारा कुछ इक्विपमेंट होता है, ये सब कुछ सारा अजला पंजाब में ये चीज़ें मौजूद हैं इनको उठाने के लिए? बिल्कुल, इसमें मेन जो लीड रोल है वो डेफिनेटली रेस्क्यू 1122 का है, और वो जितनी भी बिल्डिंग कोलैप्स से रिलेटेड मशीनरी उनको रिक्वायर्ड थी वो पीडीएमए पंजाब ने ओवर द इयर्स वो प्रोवाइड की हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी रेस्क्यू 1122 बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए पहले ही पूरे मुल्क में जाना जाता है। और अभी भी जो कोई रिसेंट डिमांड थी इस तरह की कोई इक्विपमेंट की, तो वो सारी प्रोवाइड कर दी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट, आपने ये बड़ा पर्टिनेंटली हाईलाइट किया कि हमारे पास थोड़ी सी भी आंधी आ जाती है, कोई गरज चमक के साथ बारिश होती है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये इस तरह के वाकयात जिसमें छतें, दीवारें, और अब जो एक रीसेंट फिनोमेना शामिल हुआ है इसमें वो सोलर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स का जो है वो कोलैप्स, उसकी वजह से जानी और माली नुकसान होता है। और मैं अगर इसमें जानी और माली नुकसान की तफसील भी बताता चलूं, जो 25 जून से हमारा पहला प्री मॉनसून का जो स्पेल आया और उसके बाद अब वाला, तो अभी तक अब अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त तक नुकसान हो चुके हैं वो तकरीबन 24 डेथ्स हैं और 76 लोगों की जो वो जख्मी होने की इतलात हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब की अगेन हदायत के ऊपर एज पर द कॉम्पनसेशन पॉलिसी तमाम जो इसमें लोग जिनकी कीमती जानों का नुकसान हुआ उनकी जो कॉम्पनसेशन है उसको इंश्योर ऑलरेडी कर लिया गया। अच्छा इरफान साहब, एक ब्रेक लेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे, यहीं से बात को आगे करेंगे। टेक अ ब्रेक। जी, इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डिज़ास्टर्स के हवाले से बात कर रहे हैं हम, जो बारिशों के हवाले से जो डिज़ास्टर होते हैं। इरफान साहब हमें ये बताइएगा कि अगर किसी का कोई बच्चा गिर गया, नहर में गिर गया, या फिर कोई नाले वगैरह में गिर गया, या फिर किसी बच्चे को करंट लग गया, या कोई भी ऐसा इशू हो गया, अब वो जो फैमिली है लायकीन है वो राब्ता किससे करेंगी? कोई ऐसा नंबर, कोई पीडीएमए का कोई कांटेक्ट नंबर है, या कोई रेस्क्यू वालों को वो फ़ोन करेंगे, किससे राब्ता करेंगे? क्योंकि ये चीज़ें पहले से तैयार होनी चाहिए, ये आवाम को पता होनी चाहिए, रेस्क्यूज नंबर्स जो हैं हमारे पास होने चाहिए। प्लीज़ बताइएगा। ये बिल्कुल पहले से अवाम के इल्म में भी हैं। रेस्क्यू 1122 का नंबर बिल्कुल वो सबके सामने है, और इसी तरह 1129 जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की
हॉटलाइन है। मगर बहुत से छोटे शहरों में 1122 नहीं है, वहां पे क्या करेंगे? नहीं है। नहीं मैम, अब ऐसा नहीं है। अब आपने इस साल का अगर बजट का मुशाहिदा किया हो तो पंजाब में तहसील लेवल से लेके अब सब तहसील लेवल तक रेस्क्यू 1122 इसकी दस्तरस वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इंश्योर की है। और दूसरा फिर ये है कि हमने थ्रू पंजाब अब जो ही ये मॉनसून स्टार्ट हुआ, इसमें सेक्शन 144 के तहत जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनमें बाकायदा तौर पे ये बैन है कि किसी किस्म की ये नहाने की या पिकनिकिंग की, क्योंकि हमने रिसेंटली ये भी देखा कि किस तरीके से दरियाए सवात में एक सानिया थोड़ी सी गफलत की वजह से वो आ गया। और हमने ये पहले ही इंश्योर किया थ्रू आउट पंजाब कि ना सिर्फ ऐसी क्रिटिकल जगहों के ऊपर रेस्क्यू 1122 के और लोकल जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसके रिस्पॉन्डर्स और उसका जो जरूरी मशीनरी है उसको हम इंश्योर करें। सर मगर ये वैसे डिजास्टर आते तो हर साल है ना, आपको पता है बारिशों की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से ये चेंजेस तो आते हैं हर साल, मगर हम हर साल जो है ना पीछे रह जाते हैं, हम ये चीज़ें इकदामात हम नहीं करते। तो इस दफ़ा क्या गारंटी है कि सब कुछ अब बेहतर हो गया है, सब कुछ रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगी हर इलाके में, हर रूरल एरियाज़ में, अब कोई ऐसे इश्यूज नहीं होंगे, हमारी रेस्क्यू जो है टीम अलर्ट होगी, सारे इंतज़ामिया के पास ये सामान होंगे, चाहे बोट वाले हों, चाहे दीवार अगर गिर गई है, कोई बिल्डिंग गिर गई है, कोई घर गिर गया है तो उसको उठाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरीज चीज़ें, ये सारा कुछ अवेलेबल होगा, फ़ोन रिसीविंग होगी, अप्लाई होगा, आपको जवाब दिया जाएगा, ये सब कुछ है अब प्रॉपर? जी बिल्कुल, ये हर चीज इंश्योर्ड है और यही वजह है कि पिछले 2 दिन से कोहे सलमान पे और डीजी खान राजनपुर के जो हिल टॉरेंट्स हैं उनमें बड़े हाईएस्ट फ्लोज हैं, जिसमें 70 से 80 हज़ार क्यूसेक्स पानी भी वहां से गुजर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम फ्लैश फ्लडिंग के बावजूद, क्योंकि वहां प्री पोजिशनिंग थी रेस्क्यू 1122 की, बाकी जो रेस्क्यू एंड रिलीफ एक्टिविटीज हैं उनको इंश्योर किया हुआ था। सर स्लाइडिंग्स भी बहुत होती हैं, आपको पता है, ये हिल एरियाज में अगर आप चले जाएं, मरी तक के इलाकों में, नथिया गली में, वहां पे भी स्लाइडिंग्स बहुत होती हैं, तो उसकी वजह से भी जो स्याह आते हैं, ठीक है, लैंड स्लाइडिंग में उसमें गाड़ियां जो है वो तबाह हो जाती हैं, वो गिर जाती हैं, लैंड स्लाइडिंगों पे लोग खड़े हुए होते हैं वो कुचल जाते हैं, काफ़ी फैमिलीज तबाह हो जाती है, कुछ लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं जो रिहाइश पजीर लोग होते हैं, तो उधर भी इस तरीके की भी रेस्क्यू टीम्स, चीज़ें सब कुछ मुयस्सर है अब? जी बिल्कुल, हर डिस्ट्रिक्ट में रेस्क्यू का कंप्लीट जो वो सेटअप है वो मौजूद है और दे आर फुली इक्विप्ड। अब ज्यादा बारिश की सूरत में और मौसम की वजह से बिल्कुल लैंडस्लाइड्स के इश्यूज मरी में रिपोर्ट होते हैं और वहां पे जो घरों की कॉम्पनसेशंस हैं उनको भी इंश्योर, लास्ट ईयर की भी मैं अगर बात करूं तो वो इंश्योर किया जाता है और वहां पे रिक्वायर्ड मशीनरी अवेलेबल है। अच्छा, ये जो गटर नाले खुले होते हैं जहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं, रिक्शे से उतरे फैमिली गिर जाती है, उन सब चीज़ों की भी अब इकदामात जो है वो ड्रेन होल्स, गटर बंद करने के ढक्कन, प्रॉपर उनकी चीज़ों का अब सब कुछ किया गया है, ये सारा कुछ भी अब सारा इसके ऊपर इंतजामिया ने इस पर भी काम किया है? जी बिल्कुल किया है। ठीक है। अच्छा अब ये बताइएगा, ये जो PDMN है इसमें कितनी कोई बिल्डिंग्स वगैरह है जो उन्होंने मार्क की हैं जो कि पुरानी हो चुकी है, या फिर उनको अब आप कुछ ऐसे कोई दिन दे रहे हैं कि इस पे थोड़ा काम कर लें, ठीक कर लें, कोई आप ऐसी वार्निंग्स दे रहे हैं? अच्छा मैम, इसका एक ना डैशबोर्ड है पंजाब में और जिस पे तकरीबन 9,500 बिल्डिंग्स लगभग थ्रू आउट पंजाब ऐसी हैं जो जिनको हम डेंजरस बिल्डिंग के जुमरे में ला सकते हैं और इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की बिल्डिंग्स हैं। और लेकिन अब इस पहलू को थोड़ा समझने की जरूरत है कि इसमें वो बिल्डिंग भी है जो बिल्कुल फॉर एग्जांपल बहावल नगर के दूर अफ्तादा एरिया में किसी ने अपने जानवरों के या अपने लिए कोई ऐसी चीज बनाई लेकिन उसकी छत को जो प्रॉपरली वो इंश्योर नहीं किया, उसकी सेफ्टी को इंश्योर नहीं किया। और ये 9,500 से 10,000 जो बिल्डिंग्स हैं जो तो पब्लिक सेक्टर में थी उसमें मोस्टली पे काम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वो ऑलरेडी कर लिया। उनकी जहां पे कोई मुरम्मत की जरूरत थी, कहीं पे अगर उनकी डिमोलिश करने की जरूरत थी तो डिमोलिश कर दिया गया। लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें
बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर भी है कि लोगों की जो ज़राए आमदन है या लोगों की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से भी वो शायद इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि जो बाद में खुदा न खास्ता। अब इसके ऊपर दूसरा एक है कि इस पे पीनल एक्शन, अब अगर किसी मतलब किसी की बिल्डिंग ऐसी है कि जो लिवेबल नहीं है, अब उस पे FIRs भी हुई उस पे, लेकिन असल बात तो यह है कि फाइनेंशियली ये लोग साउंड हों ताकि वो अपनी छत को कौन नहीं चाहेगा कि वो अपनी छत को प्रॉपरली स्ट्रेंथन करे, उस छत के नीचे रहे कि जो उसकी जान उसके लिए जानलेवा ना साबित हो। तो ये एक फिनोमेना अपनी जगह है। फिर इसका अब जो एक शॉर्ट टर्म हल है वो यही कि मॉनसून और बरसात के मौसम में ऐसी तमाम बिल्डिंग्स पे जो तमाम अजला में जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो उनके एहलकारों के थ्रू इन लोगों को न सिर्फ नोटिस करते हैं, वार्न करते हैं और इवैक्यूएट करवाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, टाइम खत्म हो चुका है, आपसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। और नाज़रीन आपसे आखिर में जाते जाते यही कहूँगी कि अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको पता है कि बारिशों का मौसम है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी जो दीवारें जब गीली हो जाती हैं तो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, करंट्स लग सकते हैं किसी किस्म के। अपने स्विचिंग्स को सेव करें, अपनी दीवारों को सेव करें, घर से बाहर निकले तो खंभों के करीब इर्द गिर्द बच्चों को लेके ना गुजरें, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों की एहतियात खुद करनी, आंखें खोल के अपना ख्याल रखें। कल मिलते हैं।